मैं 2 मिनट में शुरू करता हूँ, ठीक है? मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? मैं आता हूँ, 2 मिनट में शुरू करता हूँ बस, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू। दो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है सर? ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, तेज बात है, थैंक यू। चलिए हम लोग तैयार करके शुरू करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। सेकंड प्रेयर राष्ट्रगान है हमारा, स्टार्ट सभी लोग। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कल से कुछ लोग जो लेवल 3 में आए हैं जस्ट वो जुड़े हैं। आज मुझे बताया गया कि एक ग्रुप इसमें जो लोग नए जुड़े हैं एकदम से वो बता दें कौन लोग हैं। ज्यादा भी हुआ नहीं, मैं एकदम पूरा रिपीट कर देता हूँ। 2-3 क्लास हुई है तो पूरा समराइज भी कर दूंगा। जो लोग एकदम नए हैं जो आज पहली बार जुड़े वो प्लीज बता दें कितने लोग हैं। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ वो ग्रुप आया कि नहीं आया। मुझे बताया गया कि हाँ इसमें एक नया ग्रुप आज लेवल 3 में जुड़ रहा है। जो लोग टेलीग्राम पे थे एक ग्रुप आज नया जुड़ा है इसमें, है तो कोई लोग उसमें। नमस्ते सर, प्लीज बताएं एकदम नए जुड़े हुए लोग हैं कोई। लिख सकते हैं आप उसमें चैट में, इसमें चैट का ऑप्शन होता है, आप चैट में जाके लिख सकते हैं। जूम में चैट का, जो लोग नए हो मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसा कोई है कि नहीं। गिरिजा दिया ये पहला क्लास है आपका टुडे। हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम दीदी आज पहला क्लास। कल भी अटेंड की थी, ये आज मेरा दूसरा क्लास है वाला। जैसे एक दिन फिजिकल होता है एक दिन ये मेंटल एक्टिविटी का हाँ आज मेरा ये पहला क्लास है। 1 जून से मैं सात्विक विचार में हूँ। जी जी जी। जून से मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, सात्विक विचार ग्रुप से आई हूँ। हाँ जो आज जिनका मेंटल वाली एक्टिविटी का क्लास हो वो बस बता देंगे। हाँ जैसे फर्स्ट क्लास, हाँ ठीक है भावना दीदी हैं, ठीक ठीक वही मैं यही जानना चाह रहा हूँ। अगर आ गए तो फिर मैं उसको थोड़ा सा वो कर दूँ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ चले हम लोग वो पीपीटी खोल के फिर हम लोग शुरू करते हैं, कोई बात। चलिए हम लोग अभी जितना हुआ है वहां तक का मैं रिपीट करता हूँ, ज्यादा नहीं हुआ तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
और आप लोग जैसे नर्स वाले तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो नर्स तक हम लोग चलेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी मतलब सात्विक आहार लिया, आपने आहार लेते हुए उसके बेनिफिट तमाम देख लिए होंगे। और जो भी आपको बेनिफिट मिले हैं वह क्या था, पहले दिन से मुझे पता है मैं आपको क्या करा रहा होता हूँ। आपको तो पता है कि आते हैं, ये क्लास लेते हैं, फिर बोलते हैं खीरा खा लो, फिर ये खा लो, फिर ड्राई फ्रूट खाओ, ऐसा खाओ, जो आप जानते हैं। वहां तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन वहां पे जो मैं कर रहा होता हूँ, मैं एक भगवत गीता का एक सूत्र, एक ऐसे कुरान में भी कह सकते हैं, कुरान में भी वो चीज लिखा हुआ है। कुरान में जो रमजान के समय जो लोग आहार लेते हैं, या क्रिश्चियनिटी में अगर कोई क्रिश्चियन रिलीजन वाले इसमें, तो सबात के दिन, देखिए सबात वाले दिन आप लोग बहुत ही लाइट खाना, बहुत ही कहते हैं डिवाइन फूड लेते हैं, सबात का जो उनका है। और हिंदू धर्म में जो हमारा व्रत वगैरह, तो हमारे यहाँ जो है 17वें सूत्र में भगवत गीता के अध्याय 17 के 8वें सूत्र में सात्विक आहार का लिखा गया है। तो पूरा आप लोग जो जर्नी करके चले आए, आपको उसी सात्विक उस सूत्र का मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया। और जो लोग नए हैं, अब आप बताइए, आपने 33 दिन या ले चुके लगभग आहार, 33 दिन 35 दिन हो चुका है, क्या उस आहार पे, उस सूत्र पे किसी कोई आप लोग डाउट रह गया है कि नहीं? उसमें लिखा था कि सात्विक आहार वो आहार होता है जो आपकी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, यह 5 चीज बढ़ाता है। यही मैं वहां लेवल 1 की क्लास में, एकदम जो पहली क्लास में डिस्कस करता हूँ कि यही चीज 5 चीज होता है। जो अगर पहले का एकदम लेक्चर जो डाइट वाला सुने होंगे, तो यानी पिछले 33 दिनों में आपने उस सूत्र को अनुभव के स्तर पर देखा। कोई आज आके आपको बोल दे कि नहीं सात्विक आज ऐसा कुछ नहीं, ये फालतू चीज है। कोई आपको बोल दे कि नहीं ये जो खाते हैं रमजान के समय, ये सब बकवास खाना है, नहीं खाना है, रोज जो खाते वही खाओ। कोई कह सकता है नहीं वो गलत है। अब आपके वो अनुभव के स्तर पे है कि नहीं वो खाना सही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा शुगर ठीक हुआ, मेरी बीपी ठीक हो गई, या मेरा वजन कम हो गया, या मानसिक शांति है, स्ट्रेस नॉर्मल हो गया। ये सभी के अनुभव पे होगा। आप सभी लोगों को ये बात लगी होगी, कुछ न कुछ अनुभव आ गया है। लेवल 3 वही लोग आते हैं जो आहार का अनुभव ले लेते हैं, फिर वो सोचते हैं यार आगे क्या है, चल के देखा जाए। जो लोग खाते नहीं वो फिर वहीं रहते हैं। मुझे पता है हाँ कौन लोग आते हैं। हाँ देखिए, दीदी कह रहे कि रियली डिवाइन डाइट, बिल्कुल दीदी, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। और आगे जितना, अब दीदी वहां जो भी आप डिवाइन डाइट महसूस की हैं, लेवल 3 में उसका 1000 टाइम्स बेटर डाइट आपको मिलने वाला है। वहां डाइट आप मुंह से खा रहे थे, यहाँ डाइट आप कान से खाएंगे। जो मैं डाइट की कभी परिभाषा नहीं बताया, पहले मैं ये सात्विक आहार क्लास पहले 5 घंटे की होती थी, जो आप लोगों का वहाँ 1-1 घंटे हुआ है। मैं खुद वो क्लास 2.5-2.5 घंटे के 2 सेशन लेता था। फिर बहुत लोग, अरे सर बहुत लंबा लेते हैं, इतना जरूरत नहीं, इतना किसी के पास टाइम नहीं। तो टाइम नहीं तो भाई मत लो। तो फिर मैं उसको सिंपल कर दिया। आप देखिए मैं वहाँ सिंपल 1-1 घंटे में खत्म कर देता हूँ। पिछली वाली क्लास तो 52 मिनट, मैं भी सरप्राइज था कि 52 मिनट में मैं 8 मिनट करूँ क्या। मैंने तो, जबकि ये क्लास 5 घंटे की क्लास है, उस 5 घंटे क्लास को मैं कितना समराइज करके वहाँ किया हूँ मैं जानता हूँ। जो एकदम पिछले साल वाले लोग हैं, जब पहली क्लास मैंने ली थी 14 जुलाई को, वो जानते हैं हाँ ये 5 घंटे की क्लास हुई थी। उसमें मैं बहुत डिटेल में सब कुछ बताता हूँ दीदी। तो ये जितना आपका ना डिवाइन डाइट बाय एक्सपीरियंस, वहाँ दीदी मैं एक एक चीज बताता हूँ, ये चीज होने वाला है। तो वहाँ पहले से लोगों को पता था। तो वही क्लास समराइज होकर अब वहाँ 1-1 घंटे में हो गई है। तो जैसे मैं बताया कि आपने वो आहार लेके आपको ये डिवाइन का अनुभव के स्तर पे आ गया। अब आप लोग आगे देखने के लिए यहाँ आए हैं। तो जैसे आपने उस सात्विक आहार के भगवत गीता के अध्याय 17 के 8वें सूत्र को आपने अनुभव के स्तर पर देखा। इस समय कोई आपसे बोले नहीं झूठ है, गीता में झूठ लग रहा है या कुरान में बात गलत लिखी, आप नहीं मानेंगे। नहीं, मैं तो अनुभव कर लिया हूँ। और जब अनुभव कर लिया तो फिर क्या, कोई कितना भी कोई कुछ बोलता रहे, कोई मुझे कितना कोई कुछ बोलता रहे, सांख्य झूठ है, मैं अब कहने से थोड़ा मानूंगा। मैं तो अनुभव के स्तर पर जानता हूँ, आप मुझे क्या बताएंगे। जैसे आप लोग अब सात्विक आहार अनुभव के स्तर पर आप जानते हैं। अब आपको कोई बता नहीं सकता नहीं नहीं झूठ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। भाई आपने खाया, अब आप महसूस कर रहे हैं हाँ मेरा आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य सब बढ़ा है, मन में प्रसन्नता की लहर बढ़ी है। तो जैसे वहां एक चीज का आपने अनुभव किया, अब लेवल 3 जो अब क्लास शुरू हुई है, ये वाली क्लास जो आज शुरू हुई है, तो ये अल्टरनेट होता है, एक दिन एक्सरसाइज, एक दिन ऐसे डिस्कशन होता है। एक्सरसाइज वाली क्लास जैसे कल आपने देखा कि मैं ही अपना एक्सरसाइज आपको बताता रहता हूँ, वहाँ आसन प्राणायाम वो सब बताऊंगा। इस डिस्कशन वाली क्लास में 1 घंटे से सिर्फ बोलता रहता हूँ। तो इस डिस्कशन की क्लास में क्या होता है कि 3 चीजों को अनुभव के स्तर पे हमें देखना है। क्या क्या अनुभव का स्तर देखना है? एक सूत्र है
ईश उपनिषद में एक सूत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम। उस सूत्र को एक तैत्रीय उपनिषद में है पंचकोश थ्योरी, पंचकोश सिद्धांत, उसको अनुभव के स्तर पर देखेंगे। और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे पतंजलि योग दर्शन का यम नियम। ये सारी चीजें आपको अनुभव के स्तर पर यहाँ दिखने लगेंगी कि यार ऐसा है। तब आप पतंजलि योग दर्शन या क्या गीता में लिखा है, क्या कुरान में लिखा है, क्या बाइबल में लिखा है, मैं आगे इसी क्लासेस में किसी दिन कुरान के बारे में बोलूंगा, किसी दिन बाइबल के बारे में, ऐसे कुछ न कुछ जोड़ता जाऊंगा। तो आप लोग देखेंगे कि हाँ ये तो बड़ा ही डिफरेंट फूड है। तो ये वाला खाना आपको कान से खाना है, ये मुंह से नहीं खाना। मुंह से आप जो खा रहे हैं वो खाते रहेंगे। अब कान वाला खाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। नहीं दीदी आपके लिए नहीं, लेकिन बाकी लोग ले है, बहुत लोग बोलते हैं। तो मैं उतना ही बोलता जितना कोई ले सकता है। अगर कोई नहीं ले तो मैं जबरदस्ती क्यों बोलूं, है कि नहीं। लेने वाला जब सुपात्र दिखे तो बता ही जाता है, मैं थोड़े कह रहा हूँ। तो मैं तो हाँ इतना बोल सकता हूँ कि वो बोलता ही रहूंगा, 365 दिन 24 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो अब जो है इसी 3 सूत्र को हम अनुभव के स्तर पे अब देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहला सूत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी क्या है कि जहां तक हुआ है, इन लोग आपके जो पीछे आगे बैचे इनका 3-4 क्लास हो चुकी है। मैं उसी 3-4 क्लास को अभी 5-10 मिनट में समराइज कर दूंगा, फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। और ये बैच लगातार चलता रहा, एक खत्म होगा फिर दोबारा आएगा। और ये भी जान लीजिए कोई यहाँ से जाता नहीं है, देश योग में जो भी आता है जाता नहीं। वो फिर कहते सर मुझे लेवल 3 वाली वो क्लास सुननी है, मेरी वो वाली सुननी है। तो मैं बोलता हूँ बस अगली क्लास होगी फिर आ जाएगा। तो ये साइकिल पूरा होगा, फिर से शुरू होगा सब कुछ। फिर आप जो इनिशियल 2-3 क्लास छूटा है फिर से आप रिपीट कर पाए। और सब लोग हैं, मैं जानता हूँ जो 1-1 साल पहले वाले लोग हैं वो भी रिपीट करते हैं, वो सब भी बैठे रहते हैं। उनका यही फीलिंग है सर मैं तो 3 बार अटेंड कर चुका, लेकिन आप हर बार कुछ नया बोलते हैं। तो हर बार जैसे एक्सपीरियंस है तो मैं नया नया बोलता रहता हूँ। तो हर बार वो लोग यही कहते हैं हर बार आपकी क्लास ये हर बार नई लगती है। पीपीटी वही रहता है, लेकिन सब बोलने का तरीका, एग्जाम्पल, समझाना सब बदल जाता है। तो निश्चित रूप से हर बार ही नया लगता है, तो इसलिए रिपीट कर सकते हैं। तो जो 2-3 क्लास छूटा परेशान ना हो, वो सब लोग रिपीट करेंगे। जो इसी बैच के लोग जो लोग अटेंड किए उनको अगली बार जब शुरुआत उनका लगेगा ये तो आपने बताया नहीं था उस समय। तो उस समय मेरे पास अनुभव नहीं था, जब मैं कोई एग्जाम्पल आ गया, अच्छा अनुभव आ गया तो वो मैं बता देता हूँ। तो जो ईश उपनिषद का प्रार्थना मंत्र है वो यह कहता है कि यह पूरी कायनात रिपीटेटिव पैटर्न पे बनी हुई है। रिपीट हो रहा है सब कुछ, कोई ऐसा नहीं कि एकदम लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। सब कुछ रिपीटेटिव पैटर्न पे बना हुआ है। जैसे एटम में एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जैसे एक सौर मंडल में एक सूर्य है, उसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। ठीक वैसे हमारी पर्सनालिटी भी है। हमारे पर्सनालिटी में एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर 5 चीजें घूम रही हैं। उसी जो न्यूक्लियस है उसी को आत्मा, परमात्मा, अल्लाह चाहे जो बोलिए, और जो 5 वो हैं तत्व हैं, जो 5 सर्किल है, 5 कोश है, उसी को पंचकोश बोलते हैं। अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। वो पुरानी 2-3 क्लास में उनका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग एक बार घर में बैठ कर सुन लेंगे। मैं उसको समराइज कर दे रहा हूँ। ये हो गया। फिर इसके बाद जो है आता है अगला पंचकोश, ये मैंने डिस्कस किया था। फिर पंचकोश डिस्कस करते करते मैंने ये चीज बताया कि अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल जानना है तो सिर्फ और सिर्फ योग ही ऐसा विज्ञान है जो आपको अल्टीमेट सुख देने की बात करता है। फिजिक्स क्या कहता है, मैं आपको इस पूरी कायनात के फार्मूले बता दूंगा। केमिस्ट्री क्या कहता है, मैं एक एक तत्व को बता दूंगा कि ये क्या कहते हैं, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये ऐसे बता देगा। ठीक है। हिंदी क्या कहता है, मैं आपको रस छंद अलंकार बता दूंगा। जूलॉजी कहता है कि मैं आपको जो है सारे जितने जंतु विज्ञान है सबको बता दूंगा। इन सब को जान के आप करेंगे क्या, है कि नहीं। सारे जंतुओं को जान जाए आपको क्या फायदा हुआ। बेसिकली उससे एक अल्टीमेट प्रसन्नता आती है। उस प्रसन्नता के लिए आप जंतु जाने, नहीं तो कोई अगर मैं बोलूं जो जंतु जानेंगे आपको एक डंक सांप मारेगा, कितने लोग जंतु पढ़ेंगे बताइए। कितने लोग जंतु जानने पर आप खुश हो जाएंगे। अगर मैं सिंपल से मैं कहूँ कि हाँ जैसे जो बॉटनी वाले लोग हैं वो चाहते हैं मैं इस दुनिया के सारे प्लांट में जान जाऊं। मैं उसको बोलूं ठीक है आप प्लांट जान जाइए, हर ज्ञान पे आप मुझे 1000 रुपए देंगे। कितने लोग प्लांट पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। आप इसलिए पढ़ते प्लांट पढ़ के आपको एक अजीब सी प्रसन्नता आती है। जूलॉजी वाले को जंतु के विज्ञान के बारे में जान के अजीब सी प्रसन्नता आती है। मैं अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट मानता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ के मुझे अजीब सी प्रसन्नता आती है। मैं फिजिक्स के छोटे छोटे फार्मूले ऐसे अप्लाई होते हुए देखता हूँ। आप लोगों से बात करते हैं, मैं इसी आपकी बात में मैं कब क्वांटम मैकेनिक्स समझ जाता हूँ आपको पता ही नहीं। जब मैं वो देखता हूँ तब मुझे पसंद आता है, अरे वाह जैसे क्वांटम में यही तो लिखा है, ऐसा ही तो वेव फंक्शन होता है। मैं अपना ही देखता, मैं अपना ये सब देखता रहता हूँ।
कि देखो ऐसे ही तो वहां लिखा है, ऐसे तो लिखा है, पार्टिकल इन ए बॉक्स कैसे बिहेव करेगा। ऐसे आप एक समस्या में उलझे रहते हैं, सर मेरे फैमिली में ये समस्या है, वो समस्या है। अब मैं खुश होता रहता हूँ, देखो पार्टिकल इन ए बॉक्स आ गया मैं मन में पार्टिकल इन ए बॉक्स मुझे दिखता रहता है, मुझे और कुछ नहीं दिखता। तो मैं हर जगह फिजिक्स देखता रहता हूँ। तो मैं उस चीज को, आपकी समस्या को मैं भले हल बता दूं कि देखिए ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। कोई आता है, सर मेरे ससुर ऐसे करते हैं, मेरी सास ये करती है, तो मैं उसको लेता हूँ ये पार्टिकल इन ए बॉक्स है। बस मेरे लिए फिजिक्स का एक फार्मूला रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है, जो फिजिक्स में सोल्यूशन है वही मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी वो सोल्यूशन फिजिक्स में लिखा हुआ है। तो ऐसा ही अपना अपना, कोई जूलॉजी वाला जूलॉजी देखेगा इसी में, कोई फिजिक्स देखेगा। तो जैसे मैं कहूँ, ये सारे विषय कहीं ना कहीं आपको एक प्रसन्नता का स्तर देते हैं। वैसे ही योग एक ऐसा विज्ञान है जो आपको कहता है कि मैं बाहर का कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अंदर से प्रसन्न कर दूंगा, बस वो चाहिए आपको। अगर आपको वो चाहिए तब आप मेरे पास आओ आप, कि मैं आपको जूलॉजी के फार्मूले, आपको बाहर जंगल में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको पहाड़ों पे नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको आर्कियोलॉजी वाले जगह मैं खुदाई नहीं करवाऊंगा। मैं सब करवाऊंगा लेकिन अंदर करवाऊंगा, खुदाई भी अंदर करवा दूंगा, अंदर ले जाऊंगा, आपको अंदर ही घुमाऊंगा। तो योग वह विज्ञान है जो आपको अल्टीमेट प्रसन्नता देने की बात करता है। इसीलिए योग को मैं अपना खुद का ही मैं सुप्रीम साइंस मानता हूँ। ये कहते हैं फिजिक्स ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स ऑफ एवरीथिंग है, ये साइंस ऑफ साइंस है जिसको कह सकते हैं। योग विज्ञान साइंस ऑफ साइंसेस है। सभी सभी ज्ञान का मूल आधार यही योग में है, क्योंकि योग आपको प्रसन्न रखने की बात करता है। ये जितने विषय हैं, जितने आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, जो भी आप विषय पढ़े जा रहे हैं वो सिर्फ प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं। किसी को दुख आए तो कौन वो विषय पढ़ेगा? मैं बोलूँ कि ये वाला करेंगे तो ये वाला दुख आएगा, बताइए कौन पढ़ेगा वो? आपको लग रहा है, अभी पूछू कौन सा विषय अच्छा लगता है, सर मुझे तो फिलॉसफी अच्छा लगता है। मैं बोलूँ ठीक है, फिलॉसफी आप पढ़िए, पढ़ते ही आपके बच्चे को एक दिन का बुखार होगा। कितने लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे? बोले निशान सर पढ़ेंगे फिलॉसफी, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। मैं बोलूँ कि आप ये इंजीनियरिंग का काम करिए, हर्षिता को एक वीक बुखार आएगा, आप पढ़े, एक दिन उठा के फेंक देंगे, एक दिन उठा सारी इंजीनियरिंग फेंक देंगे। मैं बोलूँ कि आपके एक चैप्टर पढ़ने पे हर्षिता को एक वीक का बुखार आएगा, नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। कह रहे बच्चे कष्ट होगा क्यों पढ़ेंगे? हम बेसिकली प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं, हमें एक प्रसन्नता मिलती है इसलिए। तो योग उसी प्रसन्नता की बात करता है। तो उसके बाद क्या है अब, ठीक है, मैं जो पूरा रिपीट कर रहा हूँ जो पिछली 2-3 क्लास है, फिर हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद बताया गया कि योग ही वो चाबी है जो आपके अंदर की प्रसन्नता को बाहर निकाल कर रख देता है। जिस दिन योग के रास्ते पहुंच जाएंगे तो दुख जैसी चीज रह ही नहीं जाएगी, इस धरती पर दुख जैसी चीज नहीं रह जाएगी। आपको ऐसे मतलब बड़ी से बड़ी घटना घट जाए आप उसमें प्रसन्न रहेंगे। अब ये नहीं करेगा आप बाहर जाकर नाचने लगेंगे, कोई डेथ हो गई परिवार तो नाचेंगे नहीं आप, लेकिन आपको अंदर से पता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे वो आदमी व्यक्ति लेटा, एक दिन आप भी लेटेंगे, आपको देख के ऐसे लगा चाहे तो मैं भी लेटूंगा एक दिन, इसमें कौन सी नई बात है कि नहीं? जो जिंदे घूम रहे हैं वो भी उसे लेटेंगे एक दिन। जितने लोग वहां जिंदे घूम रहे हैं उठा के ले जाएंगे, उसको कफन लेंगे या लाश ले जाएंगे, वो भी एक दिन ऐसे ही लेटेंगे, उनको कोई और ले जाएगा। जब आप योग में रहेंगे सारा गणित जानते रहेंगे, आज ये लेटे हैं, कल मैं लेटूंगा, परसों ये लेटेंगे, तो कोई नई बात नहीं हो रही, तो आपको सब एक नॉर्मल घटना लगेगी। तो अब मैं उसमें ये बताया, फिर मैं बताया कि योग को अगर आपको चित्त वृत्ति निरोध में उसमें बताता हूँ कि आपको मन की प्रसन्नता आपको चाहिए तो आपको, मैं वहाँ डिटेल चूंकि बता रखा हूँ, डिटेल वाला मैं यहाँ नहीं समराइज कर रहा हूँ। ह्यूमन लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है वही एक टॉपिक चल रहा है। ह्यूमन लाइफ मतलब मैं पैदा हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग पैदा हुए क्या कर रहे हैं? क्या आप पैदा हो किसी बच्चा पैदा किए, बिल्डिंग बनाए और ये किए? इसलिए नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ की 5-6 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसी को इस पूरे जीवन में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को परिवार से, कोई परिवार के रास्ते कर रहा है, जो शादी कर लिया परिवार के रास्ते, जो शादी नहीं किया बिना परिवार के रास्ते, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया, जो भी आप लोग नाम ये सब मुखौटा ओढ़ लिए हैं, ये मुखौटा है कि आपने ये मुखौटा ओढ़ लिया। वो कोई कह रहा है मैं इंजीनियर हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, ये मुखौटा है कि नहीं? मैं अपने आप को फिजिक्स का मुखौटा ले लूंगा, पूरे क्लास में आप 6 महीने निकल जाए मैं फिजिक्स का एक फार्मूला नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे तो पूरे में फिजिक्स दिखता है। आपको मैं अपना फिजिक्स का स्टूडेंट मानता हूँ, आप कहेंगे सर आपने तो एक भी दिन न्यूटन का नाम नहीं लिया, एक भी दिन आपने आइंस्टीन के बारे में कुछ नहीं बोला, आप कह रहे हैं आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो मैं तो कब फिजिक्स समझता हूँ वह नहीं पता आपको। तो बेसिकली ये मुखौटा जो मैं फिजिक्स का मुखौटा ओढ़ लेता हूँ और कुछ नहीं। तो 5 जो समस्याएं हैं ह्यूमन लाइफ का वो मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ, डिटेल आप लोग वीडियो देखेंगे, 2-3 क्लास में हुआ है। पहला चीज जो है
हमारी पांचों लेयर सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जिसकी पांचों लेयर सिंक्रोनाइज नहीं है वह व्यक्ति जीवन में दुखी ही रहेगा। पांचों लेयर का मतलब जो हमारा मैं पंच कोश बताया, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस, सॉरी एटम में न्यूक्लियस होता है, 5 ऐसे मतलब अलग अलग सेल हैं, KLM या वहां से पढ़ते हैं, या जो भी अलग अलग नाम से, ये इसी के रितु दीदी हैं, रितु दीदी केमिस्ट्री टीचर है कि नहीं दीदी, आप नाम जो लेती होंगी। अब जैसे मैं कहूँ कि ठीक एग्जैक्टली ही हमारे शरीर में आत्मा है, उसके अंदर 5 ऐसे अलग अलग कोष हैं, ये पांचों कोष आपस में सिंक्रोनाइज होना। जब अगर जिसका पांचों कोष सिंक्रोनाइज है, इसी को इनलाइटेंड होना कहते हैं। जैसे मैं कहूँ भगवान बुद्ध इनलाइटेंड थे, भगवान स्वामी जी इनलाइटेंड, तो क्या थे इनलाइटेंड थे? तो क्या उनका नाक 2 निकल आया था, क्या कान 3 हो गए थे? अंदर कुछ नहीं हुआ थे, बाहर उनके भी 2 ही कान थे, वैसे ही मुंह था, सब कुछ, लेकिन उनकी पांचों लेयर सिंक्रोनाइज हो गई थी। यानी वो जो बोलते हैं वही कहते हैं, वही करते हैं। हम लोग तो ऐसे नहीं है कि नहीं? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, मन में कुछ और रहता है। बोल तो देते हैं हाँ मैं आऊंगा 5 बजे सुबह, मन में लग रहा है कहाँ आऊंगा बताता हूँ आऊंगा ही नहीं। मन में तो ही रहता है मैं आऊंगा नहीं। सुबह बोल रहे चिंता मत करो, मैं बस 5 बजे वहां मिलूंगा आपको। अब मन में आपको पता है कि आप जाने वाले नहीं है, मन में नहीं जाने वाले, लेकिन मुंह से बोल दिया, वहां बोल दिया, करेंगे नहीं वो। आप जाने वाले नहीं, आप आराम से 5 बजे रजाई के अंदर रहेंगे और आप बोल देंगे हाँ आ जाना, मैं वहां पे रहूंगा। ऐसे हम मिसमैच करते रहते हैं। तो ये पहला हमारी जो लाइफ की समस्या है, पहली समस्या ये हमारी लाइफ की है कि हम हमारे पांचों लेयर सिंक्रोनाइज नहीं है। जिसका पांचों लेयर सिंक्रोनाइज हो जाए वही व्यक्ति इनलाइटेंड है। फिर दूसरी समस्या लाइफ की क्या है? हम स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ रहना, अब जो अभी 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 क्लास ज्वाइन किए हैं, उनको जो है लगेगा कि अरे कैसे कर सकते हैं मैं स्वस्थ नहीं, मेरा तो शुगर ठीक हो गया, मेरा तो BP ठीक हो गया। ऐसे ग्रुप क्लास में आप लोग होंगे, कैसे? अभी स्वस्थ मैं पहले नहीं थे, जब क्लास ज्वाइन किया था तब मैं नहीं सोचा, अब तो मेरी रीडिंग नॉर्मल हो गई। कल किसी ने बोला सर मेरी रीडिंग 5.1 HbA1c आ गया। अब मैं क्या करूं, पहले तो 13 था। तो हो सकता है अभी आपको स्वस्थ लग रहा है कि हाँ मैं तो स्वस्थ हो गया। योग में स्वस्थ की परिभाषा बहुत ही डिफरेंट है। योग में स्वस्थ जो है ये नहीं है कि आपकी शुगर रीडिंग 110 के नीचे आ गई, BP जो है 80 के नीचे आ गया, या हार्ट रेट नॉर्मल है। योग में स्वस्थ उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वयं में स्थित है। स्व स्वस्थ आप देखिए, हेल्दी पर्सन मतलब संस्कृत में वर्ड है स्वस्थ, स्वयं में सुखी, स्वयं से संपूर्ण। जब तक उसको अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत है, तब तक वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। यह योग की परिभाषा है। जब तक आपको लग रहा है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी वाइफ मुझे खाना बना के देगी तब मैं खाऊंगा, मेरे पति कमा के लाएंगे तब मैं ये काम करूंगा, बच्चा है तो मेरी मम्मी मुझे खाना दे, जब तक ये लग रहा है किसी और पे डिपेंडेंट है, तब तक आप स्वस्थ नहीं। योग की परिभाषा, स्वस्थ मतलब पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाना, किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो स्वस्थ मतलब मैं डिटेल में बता चुका, स्वयं से सुखी, स्वयं से संपूर्ण। आप अपने आप में प्रसन्न है, अपनी दुनिया मस्त है। कहिए अकेले की दुनिया मस्त। ऐसा व्यक्ति जो है अकेले भी रहेगा, बंद कमरे में इतना बिजी रहेगा आपको समझ नहीं आएगा, सोच रहे क्या कर रहा है। आपने सोचा इसको मैं 1 दिन ताला लगा दूंगा, वो तो कह रहा है भैया 10 दिन के लगा दो, क्योंकि मुझे इतना काम है, मैं अंदर बैठ के मुझे 10 दिन टाइम नहीं है, तुम 10 दिन लगा दो, 1 दिन क्यों लगा रहे हैं? तो जो ये होगा, ये स्वस्थ मतलब स्वयं में सुखी, स्वयं से संपूर्ण। ऐसा व्यक्ति क्या होता है वो मैं बता चुका। ऐसा व्यक्ति, संसार में ऐसे व्यक्ति को पागल कहते हैं, है नहीं? अब मैं रामकृष्ण परमहंस जी को तो पागल ही लोग कहते, स्वामी विवेकानंद जी को पागल ही कहते थे लोग, कहने वाले उनको पागल ही कहते थे उस समय। आज की डेट में कोई स्वामी जी को पागल कहेगा? स्वामी विवेकानंद जी को कोई पागल कहेगा? जबकि उस समय उनके दोस्त कहते थे पागल हुए हो क्या, ये सब काम कर रहे हो? ये सब काम करने की कोई उम्र है? आज की डेट में स्वामी विवेकानंद जी को गए हुए भी 118 साल हो गया, कोई उनको पागल कहेगा इस समय? जब मैं बता रहा हूँ स्वामी जी के दोस्त वगैरह भी उनके पागल कहते थे, ये कोई मूर्ख हो क्या, 17-18 साल की एज में ये काम किया था। मुझे कितने लोग मुझे ऑफिस में कहते हैं कि सुभाष जो आप काम कर रहे हैं 20 साल बाद की बात है, अभी करने की क्या जरूरत है, आप रिटायर हो जाना फिर आराम से करना सब कुछ। जो ये बात की बात है, तो मतलब कि अब मैं कहता हूँ नहीं यही सही टाइम है, आप भी पहले करो। नहीं आप जब, तब उसमें सिर्फ आप सुनोगे, आप कुछ करोगे नहीं। जब बूढ़ा हो जाता है, जब शरीर खत्म हो जाता है, तब करेंगे क्या आप? जो प्रैक्टिस, फिर ऐसे गीता उपनिषद पढ़ के आप क्या बोलते रहेंगे? उस गीता की बातों का अभ्यास कब करेंगे? अभी सही समय का अभ्यास करिए। नजरिया बेहतर कैसे, क्या योग से? हाँ बिल्कुल सर,
एकदम नजरिया, योग जो है नजरिया बेहतर कर देता है। अभी धीरे धीरे इस क्लासेस में आपको समझ में आने लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद यानी स्वस्थ रहना, जब आप योग में आते हैं तो आप स्वस्थ रहने की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया। अब आप निश्चित रूप से स्वस्थ होके जाएंगे 1 साल बाद। जब भी ये कोर्स तो काफी लंबा है, जैसे अभी इस मॉर्निंग में ठीक अभी 1 घंटे 10 मिनट पहले जो सांख्यों की क्लास खत्म हुई है, अब उन 5 लोगों को बता दीजिए जो उसमें क्लास में 60-70 लोग आते हैं, उनको दिन भर ऐसे बैठ कर सोचते रहते हैं, भैया आप सुबह बताते हैं फिर मैं दिन भर हम लोग सोचते रहते हैं क्या हो रहा है। और वो सांख्यों के दूसरे स्तर पे वो लोग हैं, दूसरे स्तर पे सब क्वेश्चन प्रश्न आंसर वहां होते हैं। तो वहां जब आप लोग जिस सांख्य जिस दिन पहुंचेंगे तो आप समझेंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट सांख्य यहाँ बता नहीं सकता, बताऊंगा तो आपको अरे लगेगा क्या कहानी कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उस चीज को समझने वाला स्तर तो होना चाहिए, मैं उसको सामने कैसे कोई चीज दे दूं, सामने लेने वाला हो तब तो मैं दूं। अब जैसे लेवल 5 वाले हैं वो लेने वाले हैं, तो वहां 1 घंटे यही चर्चा होती रहती है। तो जैसे मैं, हाँ तो मानी पहला समस्या आप 5 लेयर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं हम लोग। दूसरी समस्या हम स्वस्थ बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। आप लोग जब यहाँ लेवल 3 में आ गए, अब आप वास्तव में स्वस्थ बन रहे हैं। लेवल 2 तो जो आपने आहार खाया वो संसार के रूप से स्वस्थ था कि भाई मेरी शुगर 110 के नीचे रहे, बीपी 80 के नीचे रहे, और क्या कहते हैं मेरा कोई कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे। वो संसार का रीडिंग से जो सब कुछ बताता है। योग की रीडिंग क्या है? क्या आप प्रसन्न हैं? क्या आपको प्रसन्नता के लिए किसी की जरूरत है? क्या आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा आईआईटी पास करेगा तभी आप प्रसन्न बनेंगे? ऐसा नहीं है। बहुत एज ऐसे ही चली, हाँ दीदी ऐसे ही चली गई, निश्चित रूप से बहुत एज ऐसे ही चली गई। जो लोग मुझे कहते हैं मैं यही कहता हूँ भाई यही सही एज है। आप जब 20 25 30 को तभी ये काम करो। ये नहीं कि आप जब 60 को जाओगे तब आप गीता पढ़ोगे, तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। आप पढ़ के क्या कर पाओगे? जीवन ही खत्म हो गया, कार्य क्षेत्र खत्म हो गया। आपको जो रिटायर हो गए तो क्या करेंगे? आप गीता कहाँ अप्लाई करेंगे? घर में पत्नी बूढ़ी जाएगी उसके ऊपर अप्लाई करें, रोज लड़ाई होगा वहीं पे। अगर सारा गीता वहीं पे अप्लाई करेंगे तो है कि नहीं? रोज पति पत्नी आपस में लड़ाई होगा। जब आप ऑफिस में हैं, जब आप संसार के खेल कर रहे हैं, उस समय संसार के अप्लाई करिए गीता के सूत्र, तब आप महत्व समझ पाएंगे। हाउ टू सिंक्रोनाइज 5 बॉडीज, वही दीदी क्लास चल रहा है, उसी का मैं भी बता रहा हूँ। तो 2 प्रॉब्लम में, तीसरा प्रॉब्लम मैंने बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस क्या है। हम सभी हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट हैप्पीनेस उसको कहते हैं कि जब आपको खुश रहने के लिए बाहर किसी चीज की आवश्यकता हो। कोई चाहता है मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, कोई चाह रहा है मेरी सास जो है यहाँ से चली जाए, क्यों यहाँ बैठी हुई है। कोई ये चाहता होगा कि नहीं मेरी सास आ जाए, क्यों वहां गांव बैठी मैं सास की सेवा कर पाऊं, ऐसे भी लोग हैं। कोई ये सोचता होगा कि मेरा बेटी की शादी हो जाए तो अच्छा है। कोई सोच रहा है बस प्रमोशन अगला हो जाए तो अच्छा है। कोई बस वो बिल्डिंग बन जाए। कोई सोच रहा है लॉकडाउन खुल जाए तो अच्छा है। कोई सोच रहा है लॉकडाउन बंद लग रहा ही रहे तो अच्छा है। जो डिजिटल वाले मार्केटिंग वाले उनके लिए तो लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन और चलना चाहिए। चाहे जितना लॉकडाउन चलेगा उतने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, उनका तो बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, बच्चे हैं, बच्चे है कि मम्मी क्यों डांटती रहती है, वो भी उसी से। तो यानी जब आपकी प्रसन्नता किसी दूसरे पर निर्भर करती है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट हैप्पीनेस। अब वो हैप्पीनेस क्षणिक होती है। बस आपको लगता है, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है, जैसे कल किसी ने फोन किया था कि मुझे कि सर जो है मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, 4 साल 5 साल हो गया बेबी नहीं हो रहा है, क्या बताऊं। अब मान लीजिए उनकी ये पसंद है, मतलब एक दुख का कारण है, मैंने कुछ बताया दीदी ये करिए ये करिए ऐसे करिए हो जाएगा, मतलब ईश्वर ने चाहत हो जाएगा भाई, मैं ये चीज बता सकता हूँ। अब मान लीजिए उन्होंने किया हो गया। अब क्या लगता है बेबी होते उनकी प्रसन्न हो जाएंगी। जैसे ही बेबी आएगा उस दिन अब क्या होगा कि अरे अब बेबी को खाना खिलाना है, बेबी को ये करना है, इसका पालन पोषण करना, सारी प्रसन्नता बेबी का आते ही, जब तक नहीं है तभी तक वो प्रसन्नता है, आते ही वो खत्म, वो प्रसन्नता खत्म। तब आपको दूसरे कारण, तब प्रसन्नता के दूसरे कारण हो जाते हैं। अब बेबी तो आ गया, अब इसका मुझे केयर करना है, इसके लिए दूध लाना है, इसकी तो रो रहा है, इसके लिए कपड़े अरेंज करना है। अब बेबी के आने से आपको कोई खुशी नहीं, वो तुरंत ही मिनट भर में सब कुछ निकल जाता है। 1 मिनट नहीं लगता, 2 मिनट नहीं लगता। हॉस्पिटल में आपने पहला बेबी जब अपना हाथ में पकड़ा हुआ, जो प्रसन्नता की थी कितनी देर रही? 2 मिनट रही। उसके बाद रोया, लो लो पकड़ो पकड़ो, तुम चुप कराओ तुम चुप कराओ, ये करने लगे आप, तुरंत ही सारी प्रसन्नता भुला गई होगी। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट हैप्पीनेस। ये नहीं चाहिए हमें, वो अवस्था चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हमें प्रभावित न करे, उसको इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस कहते हैं। और
आप सभी लोग इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस ही चाहते हैं, कोई यहाँ डिपेंडेंट हैप्पीनेस नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मैंने जब बताया था पिछले बैच में से एक सर थे, वो बताया कि सर, मैं पूछा बताइए सर खुशी होने के लिए क्या चाहिए, तो बोले बस मेरा बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए। मैं उनको बोला ठीक है सर, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बेटा सेलेक्ट होने के बाद अमेरिका में सेटल होगा, बताइए। अरे नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको यहीं रहने दीजिए। बोला, जैसे मैंने बोला सेटल तो हो जाएगा लेकिन अमेरिका में सेटल होगा। अब कह रहे नहीं अकेला बेटा है तो अमेरिका चला जाएगा, तो मैं क्या बोले नहीं नहीं, ऐसा आईआईटी नहीं चाहिए। देखिए आईआईटी में वो चाहते हैं, लेकिन अगला देखा नहीं, मैं अगला एक स्टेप बता दिया, अमेरिका में सेटल होगा। या जिस दिन आप नौकरी लगी बताएगा, बोले पापा बताइए कितना हिसाब हुआ अभी तक, पैदा होने से अभी तक आपने क्या खिलाया है, अच्छा ये हो गया ये हो गया, कितना हुआ 30 लाख रुपए, ले लीजिए चेक, ओके नमस्ते, कर दिया जो है 30 लाख रुपए लीजिए जाइए जो है। मान लिया ऐसे कर, कौन चाहेगा मेरा बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए, नहीं चाहते हैं, चाहेंगे आप लोग। तो जो भी इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहिए आपको, कि बाहर कुछ भी घट जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको डिपेंडेंट हैप्पीनेस, जब कोई घटना घटती है उस एक क्षण के लिए आप प्रसन्न होते हैं, जब बेबी पहली बार हाथ में आया, जब नौकरी लगी होगी, जब शादी हुई होगी, कुछ भी ऐसी घटना घटी, उस एक क्षण के लिए देखिए एकदम दिमाग विचार शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वही एक क्षण जो प्रसन्नता की अवस्था होती है, वही जब पूरे जीवन भर चले, उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। आप सभी लोग, होता है लाइफ में ऐसा तो हुआ, जब वो प्रसन्नता आई होगी, किसी की नौकरी लगी होगी, शादी हुई होगी, बेटे का तबीयत ठीक हो गया होगा, या आपकी शुगर की अच्छी रिपोर्ट ही आ गई होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कल जिन्होंने मैसेज किया भाई पहले HbA1c 11 था, अभी कल 5.1, और कह रहे सर मुझे तो इतना प्रसन्न हो गया, मुझे तो मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, और रिपोर्ट देखे कह रहे मेरा 5.1 आ गया। तो मैं बोला सर रिलैक्स रहिए, आराम से, मैं तो मेरे लिए नॉर्मल, मैं रोज ऐसे 2-4 की रिपोर्ट देखता रहता हूँ, 2-4 10-20 लोग मैं रोज ऐसे शुगर फ्री होते हुए देखता हूँ, लेकिन अब वो कह रहे सर इतनी प्रसन्नता हो रही मैं समझ ही नहीं पा रहा। उस प्रसन्नता को जो 5.1 देखते ही उनके मन में आई होगी, क्या आप लोग नहीं चाहते कि वह प्रसन्नता जीवन भर रहे? यस और नो? अगर मैं ऐसा कोई फार्मूला बताऊं, यह प्रसन्नता एक क्षण के लिए नहीं, जीवन भर रहेगी। तो आप सभी लोग प्रसन्नता चाहते हैं कि हाँ ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए। उस समय जो लगा, वही प्रसन्नता का फार्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूं, यही वर्तमान क्लास इन लोगों की चल रही है जो आपके आगे। यहां तक देखिए मैंने पूरा शुरू से अंत तक इतना रिपीट कर दिया। वही प्रसन्न होने का जो फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं, जो ये फार्मूले कहीं किताब में नहीं लिखे, आप ढूंढते रहेंगे नहीं, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जब मैंने अनुभव किया तो वही चीज मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहला मैंने सूरज वाला एग्जाम्पल बताया था कि हमें अपनी लाइफ में सूरज जैसा होना चाहिए। सूरज क्या होता है? सूरज देखिए, ये सारी पृथ्वी, सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो भी सोलर सिस्टम है, सारे सूरज से ही निकले हुए हैं, सारे सूरज से निकले हैं। और सूरज यानी कि जब धरती सूरज से निकले, धरती के सारे, हम लोग भी सूरज के हिस्से हैं, मैं भी सूरज का हिस्सा हूँ, निशान सर सूरज के हिस्से हैं, राजेश अरोड़ा सर बैठे ये भी सूरज हैं, साक्षी दीदी है ये भी सूरज है, गिरजा दीदी ये भी, सारे लोग सूरज ही तो हैं, कोई अलग नहीं है। क्योंकि ये कभी ना कभी धरती जब पूरी सूरज से निकली तो हम लोग कहाँ सूरज से बाहर हो गए। हाँ अभी तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ दीदी, क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी तो मैं पूछाऊंगा 4 दिन हो गया था, आपने क्या किया 4 दिन तक? ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि जैसे सूरज, देखिए सूरज जब उगता है तो पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं, और जितने मरते हैं वो सारे सूरज ही हैं। सूरज वो कभी तो सूरज के हिस्से थे, और जैसे सूरज उगता है पता नहीं कितने जीव का जीवन शुरू हो जाता है। तो यानी उस समय अब वो भी सारे सूरज के हिस्से हैं। तो यानी कहिए कि सूरज के उगने में पता नहीं कितने जीवन शुरू होता है, पता नहीं कितने जीवन नष्ट हो जाते हैं, और वो सारे सूरज ही हैं। लेकिन सूरज जो है अपने को ही मरते हुए देखता है। यानी जैसे मैं सूरज आया उगा, मान लो कोई कीड़ा है उसका लाइफ शुरू हो गया, कोई कीड़ा हो, ऐसे तमाम कीड़े हैं। मैं पिछले क्लास में ऐसे एक उसके आए थे, जूलॉजी के स्टूडेंट थे, तो मैं उनसे पूछा बताइए कितने जीव होंगे जो सूरज के उदय होते शुरू होते हैं? बोले सर इनफाइनाइट है, कितने जीव शुरू होते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। सूर्योदय के समय ही कुछ जीव ऐसे हैं जिनका जीवन शुरू होता है, और सूर्यास्त तक पहुंचते पहुंचते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। एक दिन की उनकी जीवन लीला होती है, पैदा होने से लेके वो मर भी जाते हैं शाम तक। और फिर ऐसे ही शाम को कुछ जीव पैदा होते हैं, सूर्यास्त के समय कुछ जीव पैदा होते हैं, और सूर्योदय तक खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने जीव हैं, और वो सारे जो जीव हैं सारे सूरज, जब पूरी धरती सूरज की है तो ये सारे जीव भी तो सूरज के ही हुए।
तो मैं ये कहूँ कि सूरज हर समय अपने को ही मरते हुए देखता है, अपने को ही पैदा होते हुए देखता है। तो क्या सूरज रोता है? खुद को ही देख रहा है मरते हुए। अभी आपको चोट लग गया तो आप रोने लगते हैं, सूरज क्या रोता है क्या? या जब पैदा होता है क्या सूरज हंसता है, अपने आप को प्रसन्न, अपना बर्थडे मनाता है? अब मैं आपके शरीर में एग्जाम्पल बताया था उस दिन, मुकेश सर को हाईलाइट किया कि देखिए आप जब इस समय मैं बोल रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन आगे कभी दिखा दूंगा, ये मेरा अपना खुद का कैलकुलेशन है। हर 1 सेकेंड में ह्यूमन बॉडी में 15,048 बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती, 15048। ये बहुत पहले 10 से 3 साल पहले मैं एक बार कैलकुलेटर लेके बैठा, कैलकुलेट किया था कि हाँ देखता हूँ। और इतनी सेल पैदा भी होती है, और जितनी सेल पैदा हो रही हैं वो भी, मैं मान लीजिए किसी को लिया कि केपी त्रिपाठी सर को लिया, केपी त्रिपाठी सर आप जितनी सेल पैदा हुई वो सारी सेल केपी त्रिपाठी हैं, और जितनी मरी वो भी केपी त्रिपाठी है कि नहीं? करिए सर। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब आप बताइए आपको क्या इस समय आपको डेथ डे मनाना चाहिए या बर्थडे में? क्या होगा, आप तो पैदा भी हो रहे हैं, 15,048 बार आप पैदा भी, 15,048 मर भी गए, अब क्या करेंगे इस समय सर? पॉजिटिव होना चाहिए सर, जो पैदा हुए उसके बारे में खुशी मनाना चाहिए। और जो चले गए सर, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए सर। नहीं ये तो थ्योरी हो गया सर, प्रैक्टिकल में क्या होता है वो बताएं सर, ये तो थ्योरी प्रैक्टिकल में तो कुछ अपने को पता ही नहीं चलता है कौन आया कौन गया। पता नहीं चलता। यस, ये सही कह रहे हैं कि हमें चूंकि पता ही नहीं चला। तो मैं बता रहा हूँ 15,048 हो गया। आप लोग अगर 10 मिनट ये बात सुने, 10,000 आप कैलकुलेट कर लीजिए, हर 1 सेकेंड में हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट बॉडी में 15,048 बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, 15,048 पैदा भी होती हैं। अब मैं अगर 5 मिनट बोला तो आप जोड़ लीजिए मैं कितनी बार मरा हूं, कितनी बार पैदा हुआ हूं इसी शरीर में। तो मैं एक लाइन में ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि मैं उसका ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, कि बस मैं अपना काम कर रहा हूं, मर रहा जी रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं प्रसन्न घूम रहा। नहीं अगर मैं बोलूं अरे मर गया, ऐसे तो नहीं कर रहा हूं मैं, मर गया पकड़ो पकड़ो, इसको मत जाने दो, उसको मत जाने दो, या रोने लगो, या पैदा होने पे प्रसन्न हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। मैं अपना डिटैच होकर काम कर रहा हूँ, बस इसी में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ऊपर नीचे जो प्रक्रिया शरीर चल रही है वो चल रही है। यही सूरज यही काम करता है। सूरज निरपेक्ष होके, अनासक्त होके, निष्काम भाव से अपने कर्म करता है, वो उसका काम है। ईश्वर ने बोला बस प्रकाश दो, बस जो होगा होने दो। अपने खुद को ही मरते हुए देखता है, खुद को ही पैदा हुए होते हुए देखता है। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहिए तो पहला आपको ये काम करना पड़ेगा, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, अपनी ड्यूटी। आप पति हैं, पत्नी हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, जो भी आप हैं, आप अपनी ड्यूटी निभाइए। उस ड्यूटी निभाने में जो हो जाए होने दीजिए। उस दिन मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, मान लीजिए आप पत्नी हैं। अब आप मान लीजिए पति जैसे ऑफिस से आता है, मान लीजिए पति ऑफिस से आया, सिंपली आपने उसको चाय बना के दिया, ये आपने एक ड्यूटी की तरह लिया, आपने ड्यूटी की तरह लिया। और उसमें सास गुस्सा हो गई, जो है सास गुस्सा भी हो सकती है। या मैं कह रहा हूँ कि एक पति आया, ऑफिस से आया, ऑफिस से आते ही चला गया, मान लीजिए पत्नी के कमरे में चला गया, पत्नी अपने कमरे में बैठी पढ़ रही, वो पूछ गया हाँ बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है दिन भर। अब सास यहाँ गुस्सा हो रही, देखा आते ही चला गया बीवी के पास, माँ बैठी है, पूछा भी नहीं है 2 मिनट, है कि नहीं? ये हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आज सोचती हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हाँ जो लेडीज होती हैं सोचती हैं। या ससुर भी, मान लीजिए कोई बात आपकी जो है, पापा ने आपने कोई बात बोली कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो, अब आपकी वाइफ ने बोला नहीं नहीं ये वाला होना चाहिए, अब आप नहीं पापा ऐसा नहीं ये होना चाहिए, अच्छा जोरू के गुलाम बोल देगा, जोरू के गुलाम होना है, क्योंकि आपने जोरू का कुछ, तुरंत ससुर ऐसा बोल देगा, जो आपका पिता है वो ऐसे बोल देंगे। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप पति हैं, पति का मान लीजिए आपकी पत्नी के लिए कोई ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी निभाइए। अब उसमें पिताजी कुछ क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कहने दीजिए। अगर मान लीजिए पत्नी की तबीयत खराब है, एक पति की तरह आपकी ड्यूटी है कि मैं पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाऊं। अब मान लिया आपकी मम्मी बोला अरे कुछ नहीं तो नॉर्मल होता है, पता नहीं कितनी बार मुझे हुआ है, हॉस्पिटल लेके तुम्हारे पापा तो कभी नहीं गए, तुम क्या लेके जाओगे, चलो बैठो आराम से। आपको ये लगता है, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं जाना चाहिए, पत्नी की हालत खराब हो रही है। आपकी मम्मी ही कर रही है नहीं कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत बार हुआ है, पापा तुम्हारे कभी लेके नहीं गए, अपने भी 10 मिनट ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैं कहूँ कि अब आपको ड्यूटी डिसाइड करना, अब उसे मम्मी कुछ भी कहें, आपको जाना है पत्नी को लेकर हॉस्पिटल, अगर आपको लगता है। अब उसमें कुछ भी कहे, यही सूरज बनना मतलब अपने कर्म करना, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो। जैसे मैं वो एग्जाम्पल बताया कि हाँ सर ने जैसे आईआईटी वाला एग्जाम्पल,
आप पिता हैं, पिता की तरह आपको यह है कि आपका बेटा IIT में सेलेक्ट हो जाए, जाए जहां जाए, अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है आपको, वो चाहे जहां चला जाए, आप इंजॉय करिए, आप सूरज की तरह अपनी ड्यूटी निभाइए। आप पिता हैं, पिता का जो फर्ज है कि अपने बेटे को एक ऐसा वृक्ष बना देना कि उसको किसी की जरूरत ही ना पड़े। यानी जब हम पिता जो है अपने बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग देता रहता है, जब मैं ना रहूं तो तुम कैसे रहोगे, यही तो ट्रेनिंग देते हैं आप सभी लोग, यही तो पिताजी पिताजी पूरी यही ट्रेनिंग दे रहे हो, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम कैसे रहोगे। यही ट्रेनिंग पिताजी अपने पुत्र को पूरे जीवन भर देते रहते हैं। तो अब बाहर चला जाएगा तो क्या दिक्कत है, जब आप ही नहीं रहने वाले, ट्रेनिंग वही दे रहे हैं, और आप नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। यहां तक हुआ था। तो आप बताया, आप जिन लोगों को मैंने उस दिन क्लास में बताया था, कितने लोग सूरज महसूस किए, मैंने वो दिया था। आपको अपनी एक एक एक्टिविटी में देखना, क्या मैं सूरज हूँ, क्या मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। किसी को ये बात ध्यान में रही, मुझे लगता है जैसे मैं बताया उस दिन बोला था कि 2 4 5 लोग भी नहीं मिलेंगे। किसी को ये बात ध्यान में रही? हाँ देखिए, एक दीदी लिख रही है, हाँ मुझे ध्यान रहा। सूरज बन पाए अपने लाइफ में, आप सूरज थे इस 3 4 दिनों में जी, कुछ हद तक ध्यान में रही, 1 डे ध्यान में रहा। अच्छा देखिए, सजभूषा जी कह रहे यस, कई बार आया। क्या आप सूरज थे, ये महसूस कर पाए मैं सूरज की तरह काम कर रहा हूँ। जब भी आप दुखी हैं, जैसे मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल था, सूरज देखिए, सूरज का एग्जांपल क्या है। कल क्या हुआ कि ये लाइव एग्जांपल कल का ही है। सूरज मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ। देश योग में जैसे आप लोगों का बैच चलता है तो एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट चलता है फेसबुक पे, उससे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर क्लास अटेंड होती है। एक हमने जो है इस बार क्या किया था, टेलीग्राम का जब ग्रुप शुरू, बहुत कम लोग इस पे आए, और जो व्हाट्सएप पे बहुत लोग आ जाते थे, लेकिन हमारी कुछ समस्या थी तो हम लोग टेलीग्राम पे सभी लोग शिफ्ट किए। और क्या कहते हैं, फिर अब उसमें क्या हुआ, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा हायर किया, उसने बोला सर हाँ मैं कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला देखिए हमें कम से कम 5,000 लोग आप टेलीग्राम पे जोड़िए। तो हमारा उसका एक रेट फिक्स हुआ, चले हम इतना करेंगे। अब वो कर नहीं पाया, ठीक है, कर नहीं पाया, और अपना बिल तो रेस किया, काम कर नहीं पाया। तो मैं बोला यार जब काम हुआ नहीं तो मैं किस चीज का पैसा दूं, मैं आपको पैसा तो मुझे ही बोलना है, मान लीजिए मैं भी बोलूंगा भावना दीदी जैसे अकाउंट मैनेज करती, दीदी इतना इतने इतने इनके अकाउंट में डाल दीजिए, तो वो डाल देंगे तुरंत, उनको क्या, बस सुभाष भैया ने बोला डाल देंगे। अब वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे इतना दिलवाइए, मेरा इतना हो गया। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे दे दूं, आपने जब उतना काम ही नहीं किया है तो मैं कैसे दे दूं। अब वो मुझे लॉजिक क्या दे रहा है, आपका पैसा थोड़े है तो ट्रस्ट का पैसा है, चैरिटी का पैसा है, आपको दे देंगे तो क्या होगा, इस टाइप का। मैं कह रहा हूँ भाई इसलिए तो और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं अपना पैसा हो तो मैं शायद दे भी सकता हूँ, मैं आप, अब वो मुझे खूब गाली वाली दिया है। मैं भी देखेंगे जो भी लोग क्या कहते हैं ग्रुप में मुझे मैसेज लिखा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पैसा मार रहे हो, ये कर रहे हो। अब वो अपने गाय, वो अपनी संतुष्टि ले कर रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं उसको बोला भी कि यार देखो मैं आपको अभी मैं बोल दूंगा भावना जी 3,000 ने 3 लाख भी आपके अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द निकले कैसे, अगर मैं ये कह दिया तो मैं इतने लोगों के साथ धोखा करूंगा जितना जिनका पैसा यहाँ इकट्ठा हो रहा है। वो जब आपने काम नहीं किया, जो आप काम किए तो ऑलरेडी मैं कर ही रहा था, ऑलरेडी जो हमारे IT एक्सपर्ट हैं वो ऑलरेडी वो काम कर रहे थे, इनफैक्ट उनसे महंगे पे सब कुछ हुआ। जो हमारे IT वाले लोग हैं वो एक आदमी के जोड़ने कॉस्ट हमारा जैसे जितना था, उनके आने से कॉस्ट डबल हुई। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था सभी को टेलीग्राम पे लाना। मैंने उनको एक लाइन बोला था मुझे 5,000 लोग टेलीग्राम के ग्रुप में चाहिए, तो इतना पैसा आप लेंगे। बोला था हाँ ठीक है सर करेंगे। अब वो उसका 10% नहीं कर पाया, बिल चाह रहे मैं पूरा दे दूं। अब बिल जो है डायरेक्ट मुझे रेज भी नहीं किया था, तो फिर मैंने एकदम मना किया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। वो मुझे बार बार कह रहा है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपने शब्दों पे नहीं रहते हो, ये नहीं रहते हो, वो नहीं रहते हो। अब मैं चुपचाप आराम से रिलैक्स होकर बैठा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं दे भी सकता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ एक लाइन में बोलूंगा तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैं कैसे दे दूँ, मेरा कॉन्सियस ये इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं कैसे दे दूँ। पैसा मेरा भी नहीं, मैं जानता हूँ वो तो आप लोगों ने दिया है, जो कंट्रीब्यूट किया वही इकट्ठा हुआ है। अब उसके बदले में खूब गाली सुना। अभी मैं चैट दिखाऊं तो उसने लिखा है चुल्लू भर पानी में डूब मिलो, बहुत बेईमान आदमी हो, काम करा लिया, पर ये सारा लिखा है, सारा लिखा है कि आप ऐसा करो वैसा करो। मैं जस्ट ठीक है भाई आप जो बोलना बोलो, काम नहीं हुआ तो मैं किस बात के पैसे दे दूंगा आपका, सिंपल सा बात है। तो मैं जैसे नहीं किया, जैसे ये सूरज बनने वाली बात है, मैं अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हाँ बस ठीक है आपको जो करना हो करो भाई। मैं अगर इतने लोगों का ट्रस्ट लेके घूम रहा है, इतने लोगों के पैसे अकाउंट में इकट्ठा है, तो मैं एक एक रुपए चाहता हूँ कि हाँ उसका यूज हो, मिस यूज नहीं। मैं आपको मैं बोल देता भाई ले जाओ आप इतने पैसे आप
आपने बोला कोई बात नहीं यार ले जाओ, आज से मुझसे मत बात करना, ये भी मैं गुस्से में कह सकता था। एक लाइन बोलता, मैं भी जान रहा हूँ कि मेरी जेब से थोड़े जा रहा है, मैं कह भी सकता हूँ, एक लाइन मुझे बोलना है, हाँ दीदी उनको दे दीजिए, हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कर पाया, जो है अंदर से बात निकली ही नहीं कि मैं कैसे कह दूं कि भाई इतने लोगों का पैसा है, मैं कैसे कह दूं कि आप ले जाओ। आपने वो काम किया नहीं हमारा। अभी मुझे सुबह सुबह मैं देखा तो वो, चूंकि वो हमारा डिजिटल उसको एक्सेस मिल गया था, अभी जानते उसने डिजिटल वाले हमारे ग्रुप में आके सारा ग्रुप तहस नहस कर दिया। जो अभी 22 तारीख क्लास होने, सारा ग्रुप डिस्टर्ब कर दिया, पता नहीं क्या क्या सबको ब्लॉक व्लॉक कर दिया है। मुझे नहीं पता, अभी मैं क्लास के बाद बात करूंगा। अभी मुझे किसी का अपने वॉलंटियर मैसेज आया कि सर उसने तो सबको ब्लॉक कर दिया, सबका नंबर डिलीट कर दिया, ये वो कर दिया। मैं छोड़ ठीक है, नहीं होगी 22 क्लास, इतना ही तो है। 22 की क्लास नहीं होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। 22 तारीख क्लास कैंसिल कर देंगे। ऐसे मैं 2 दिन से प्लान कर रहा था 22 वाली क्लास हटा देते हैं, 29 को रखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मैं सूरज बनने वाला प्रैक्टिस मैं क्या कर रहा हूँ, ये बनने में हुई है। गाली दिया है उसने मुझे, चैट में दिखाओ, यही लिखा है चुल्लू भर पानी में डूब में रहो, तुम्हारे जैसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई जो मैंने काम बोला था वो पहले काम तो दिखाओ। जब मैं क्लियर कट बोला 5 लोग टेलीग्राम में चाहिए तो इतना होगा, अब आप दिखाओ जो है कहाँ है टेलीग्राम में। 500 लोग भी नहीं टेलीग्राम में जुड़ पाए, तो मैं कैसे आपको पैसे दे दूं। ये समझ पा रहे, मैं बता पाया। देखिए लाइव एग्जांपल कैसे सूरज बनने का प्रैक्टिस किया। अपना कर्म करो, तो गाली दे रहा है उसका है, मैं उसके शब्द जब लूंगा तब तो मुझे गाली होगी। वो कितना भी कुछ कहे, ग्रुप में आया है, मैं मुझे भी ग्रुप में नहीं देखा, मुझे सुबह दीदी का मैसेज आया, भैया जो ग्रुप में आया लिखा है ये सुभाष तो बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। ग्रुप में आके सारा लिख दिया। अब ग्रुप को चूंकि उसको एक्सेस था, आईटी हमारा देख रहा, तो उसका सारा ग्रुप तहस नहस कर दिया, मतलब सबको निकाल दिया, सारे को ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो जैसे मैंने मैसेज छोड़ा, मैसेज हो गया 22 क्लास नहीं होगी और क्या होना है। लेकिन मैं अब उस चीज को, ट्रस्ट का मैं मिसयूज नहीं कर सकता। जो आप लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, मैं मिसयूज नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूँ हाँ इनको दे दीजिए इतना पैसा। तो मेरा ये कहने का मतलब कि बस सूरज बन जाए, जो कुछ होना है होने दीजिए। बहुत टफ होता है, देखिए निशान सर लिख रहे हैं कि सूरज बनना बहुत टफ है, बहुत टफ होता है सर, निश्चित रूप से आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि इस प्रोसेस में उस व्यक्ति से बात करने में, जो हमारे बीच में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जो मीडिएटर हैं, मेरे बहुत करीबी लोग हैं, तो उनको मैंने बोला था कि आप बताइए कितना दे दूं। तो उन्होंने बताया हाँ भैया काम तो नहीं किया है ये, आप ऐसा करिए, जितना अमाउंट तय हुआ था उसका उन्होंने बोला था कि आप इसका 2/3 दे दीजिए। तो मैंने 2/3 हाफ दिया उसका, नहीं मैं हाफ देता हूँ, मैं 2/3 भी नहीं दूँ, हाफ अमाउंट उसको पे किया। मैं कहा भाई आपका 2 दिन 3 दिन काम कि भाई हाफ अमाउंट ले जाए। वो कह रहा नहीं मैं तो जितना बिल चाहिए मैं उतना ही लूंगा, लेके रहूंगा। मैं कहा ले लो आप जो है, फिर अब दुनिया भर का गाली गलौज जो लिख दिया है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ जो मन हो लिखे, उसकी समस्या। हो सकता है मुझे धमकी भी दिया, मैं मिलूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। मैं कहा यार कर लेना आपको जो करना हो। आप क्या करोगे, मारोगे पीटोगे, मार पीट लेना, मिलना जब मिलेगा तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये सूरज बनने की प्रैक्टिस। अभी इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है बहुत पावरफुल है, मुझे क्या पता जो है कौन आदमी व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो आपको ये करूंगा वो करूंगा, आप आइए जो है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। अब एक जो नुकसान उसने किया, हाँ ग्रुप में घुसा है, टेलीग्राम ग्रुप में, अब पूरा ग्रुप को जो है, जहाँ कल 600 लोग तभी मैं देखा उसमें 242 लोग हैं। तो क्या किया मैं नहीं जानता। अब वो तो टेक्निकल बंदा है, वो क्या उसने कर दिया ग्रुप में आके, सारे लोग ब्लॉक हैं, कोई मैसेज नहीं कर पा रहे, जो उसने मान लिया ग्रुप का तहस नहस जिसको कर सकते हैं, तो कर दिया भाई। वर्ड्स कैसे 22 की क्लास नहीं होगी, बस क्या फर्क पड़ता है, एक वीक बाद दूसरी क्लास हो जाएगी। लेकिन हाँ ऐसे व्यक्ति से मुझे ये तो हो गया भाई, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है, या मुझे आगे डिजिटली कैसे प्रिपेयर रहना है, मुझे उसने अनुभव दे दिया कि आगे मुझे कैसे प्रिपेयर रहना है। मैं किसी को अपना ऐड चलाने दिया है, डिजिटल एक्सेस दिया देश योग का, तो कितना तक देना है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो मुझे सिखा के चला गया। तो जैसे मैं ये क्लियर कर पाया कि सूरज कैसे बनते हैं, ये लाइव एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं चैट दिखा सकता हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बहुत बेईमान आदमी हो, ये वो सारा मैं तो नहीं देख पाया। मुझे दीदी बताई, भावना दी, भैया ग्रुप में आके लिखा है कि सुभाष बड़ा बेईमान है, ऐसा किया वैसा किया। अब करो भाई आपकी इच्छा, मैं कैसे कहूँ। मेरा ये भाई इतने लोगों का ट्रस्ट मैं वो नहीं कर सकता, इतने लोग ट्रस्ट मैं कह सकता, मुझे तो एक लाइन ही बोलना है, हाँ दे दो इतना। कोई आप लोग मुझसे कोई पूछने थोड़े आएंगे कहाँ गया पैसा। अगर मैं उनको एक लाइन बोल देता कि हाँ दे दीजिए, तो कोई आप लोग मुझसे पूछने नहीं आने वाला है कि भाई जो मैंने वहां कंट्रीब्यूट किया था कहाँ आपने यूज किया, कहाँ मिस यूज किया, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन नहीं, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी कि नहीं करना है, वो चीज मिस यूज नहीं करना, वो ट्रस्ट रहता है तभी चीजें सही चलती। तो अब जैसे देखिए सूरज बनना टफ है ये बता, अब मैं अगला बताना चाह लाइफ में हमें और क्या। नर्स वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, हमें अपने जीवन में नर्स बनना चाहिए। अब मैं एक चीज बोलता हूं, आप लोग यस नो बताइएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं
जिनका बेबी जो है हॉस्पिटल में हुआ या आपने हॉस्पिटल में देखा है, मतलब सिजेरियन ऑपरेशन या नॉर्मल भी जैसे भी हुआ, हॉस्पिटल में बेबी हुआ है 2-4-10-20 लोग होंगे, इसमें तो 129 लोग हैं मान ली, तो 2-4 लोग ऐसे होंगे, हैं ऐसे 2-4 लोग जिनका बेबी हॉस्पिटल में हुआ हो, सिजेरियन हुआ हो, नॉर्मल हुआ, जैसे भी हुआ। ठीक है, सभी लोग, हाँ ज्यादातर लोग हैं। आप बताएं जो है कि जब बेबी पैदा हुआ था, जब वो बच्चा हुआ आपका, बेटी बेटा जो भी हुआ, उस समय जो माता रहती है तो होश में नहीं रहती, ऐसे पड़ी रहती है बेड पे, है कि नहीं, कहाँ होश रहता है उस समय। बेबी हुआ, चाहे ऑपरेशन हुआ, चाहे जैसे नॉर्मल हुआ, उस शुरू के 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के दौरान जो वहां नर्स रहती वही सारा केयर करती है कि नहीं। जो वहां हॉस्पिटल में नर्स होगी उसने ही सारा केयर किया। आप अपने ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से, क्योंकि झूठ बोल देंगे तो हो ही जाएगा। ईमानदारी से बताएं, उस 6 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में उस नर्स ने आपके बच्चे का जो केयर किया, अगर आप एकदम होश में होते, कोई जैसे जकर हम माँ ऐसे बेड पे पड़ी है या हस्बैंड बाहर हैं, पति बाहर हैं, अगर आप होश में होते, सारे उस बच्चे का एक्सेस भी आपको होता, क्या उस नर्स जैसा केयर आप कर पाते? बताइए, कोई कर सकता? नहीं, मैं कर सकता था। आज भले केयर कर रहे हूं, लेकिन जब बेबी जस्ट गर्भ से बाहर आया, उस नर्स जैसा केयर आप कर पाते? हाँ देखिए, टीना जो लिख रही है कि नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, एकदम यही बात है, कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन सभी लोग, कोई ये नहीं कह रहा कि यस कर सकता, कोई भी नहीं कर, एकदम सही सत्य यही बात है। वो नर्स, उसको पता है कि बेबी, अब आपका बेबी आपको कैसे पकड़ना है, कहाँ जोर लगाना है उसको, लेकिन वो बड़े आराम से स्मूथली लेती है, और सारा जो भी साफ सफाई करना, साफ सफाई करके कपड़े में लपेट के कहीं पालने में रखती है, केयर करती है, जो भी इनिशियल होता है। जो फीमेल है वो तो ऐसे पड़ी हुई है बेड पे, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन, ऐसा नहीं तुरंत आंख नहीं खुलती होगी, मैंने देखा नहीं, ठीक है, ये वाला चीज मैंने देखा नहीं। मान लिया नॉर्मल ऐसे बेड पे पड़े हुए हैं, तुरंत तो आंख नहीं खुलती, घंटे 2 घंटे, सिजेरियन वाले का तो पक्का लगता है, नॉर्मल वाले का मैं नहीं जानता हूँ, नॉर्मल वाला कितनी देर में आंख खुल जाता है, कुछ समय लगता होगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आप नॉर्मल होते होंगे। जब आप नॉर्मल होते हैं, बेबी को जब हाथ में लिए देखा आपने, लेकिन उस गैप में, जब उस गैप में जो है आप, वो आया क्या कहते हैं, बेबी आने से लेके जब आप बेबी को पहली बार देखे, इस गैप में 2 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। इस दौरान नर्स ही जो केयर करती है वो यूनिक रहता है। उस केयर के लिए आप उसको देते हैं, कभी 500, कभी 100, 200, 1000, 2000 दे देते हैं, लेकिन उसकी सही में कोई कीमत है? दे सकते हैं उसकी कीमत आप? नर्स जो केयर की है उसकी कीमत आप दे सकते हैं? कोई लिखेगा हाँ मैं दे सकता हूँ, मैं तो दे सकता। आज की डेट में बच्ची आपके साथ है, बड़ी है, बेटा बेटी है, बड़े हैं, क्या उसका कोई कीमत दे सकते हैं? कोई है कि नहीं नहीं ये तो हाँ 1000 रुपये होता है, मैंने उसने 500 दिया तो कोई बात नहीं, 1000 होता है, लीजिए। उसका कोई कीमत नहीं है, दे ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप चाहे भी दे नहीं सकते, आपका चाहे जो हैसियत, मैं बिना जाने ही कर रहा हूँ, आपको इतनी हैसियत नहीं उसकी रियल में आप पे कर पाए। क्यों? कि जब वो बेबी पैदा हुआ है तो उसका जन्म मृत्यु उसी के हाथ में है कि नहीं? एक लाइन चाहे तो पिक्चर बदल के रख दे, अगर वो नर्स जो है चाहे तो पूरी कहानी बदल के रख सकती है। बेबी हाथ में है, माँ बेड पे पड़ी है, पिता पति जो है वो बाहर हैं, है कि नहीं? और बच्चा तो उसी के हाथ में है, तो कितना ट्रस्ट देखिए उस नर्स के ऊपर है, कितना उस ट्रस्ट नर्स के ऊपर है। और आप वो बेबी को चाहे जो कर दे, उस समय होता है जैसे देखिए बच्चे बदल दिए जाते हैं, वो सब भी तो आप न्यूज सुनते हैं, कई बच्चे बदल जाते हैं, कुछ घटना दुर्घटना, कुछ दुश्मनी हो, नर्स आपकी कुछ भी कर सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उस 4 घंटे के दौरान नर्स केयर कर सकती है, उसका आप कभी भी पे नहीं कर सकते, चाहे आपकी जो संपदा हो, उतनी क्षमता आपकी नहीं है कि आप उस केयर को पे कर पाएंगे। और बदले में आप उसको 200-400-500 देते हैं, उसको हॉस्पिटल से वो मिलती है, क्या कहते हैं, सैलरी मिलती है, 4 घंटे 6 घंटे उसकी सैलरी मिली। अब चलिए ये तो हो गया, 4 घंटे केयर किया, बच्चा नॉर्मल, माता बच्चे को देख ली, पिताजी एक बार देख ले। अब जो है सपोज करिए नर्स का जो है सुबह 8 बजे ड्यूटी, तो 2 बजे उसका टाइम खत्म, ठीक है। अभी बेबी आपका जो है 11 बजे हुआ था और 2 बज गया,
अब 2 बजे ही आपने देखा 3 घंटे इसने बड़ा केयर किया, और वाइफ ने आपको इशारे से बोला इसको अभी रोक लो, थोड़ी देर और रोक लो, अभी जो है 4 घंटे और रहने दो। अब जैसे आप ये बताएं कि आप अब नर्स 2 बजे उसको जाने वाली है, अब आप उसको बोले सिस्टर 2 मिनट 2 घंटे और रुक जाओ, जो है प्लीज मत जाओ, थोड़ा देखो, आप केयर करो। कोई उस नर्स को रोक सकता है? आपको लगता है? अभी तक बताइए। अब वो नर्स कहेगी अरे सर मेरा टर्न खत्म हो गया, वो दूसरी वाली आएगी, वो देखेगी मेरा टर्न खत्म। कोई उस नर्स को रोक सकता है? चाहे पैसे देके, चाहे जो कर लीजिए। देखिए, जो नर्स अभी ऐसा केयर कर रही थी कि आप कह रहे हैं कि हाँ माँ भी वैसा केयर नहीं कर सकती, माँ खुद कह रही है कि हाँ वो 4 घंटे केयर तो मैं भी नहीं दे सकती हूँ। लेकिन अब वो नर्स का टाइम चेंज हो गया, और अब जो है वही नर्स जो अभी आपकी संतान को आपसे भी ज्यादा केयर कर रही थी, उसको 1 सेकंड रोकना मुश्किल है। भले आपने 500 हजार दिया हो, 5100 दिया, सारा 1 सेकंड भूला जाता है कि नहीं? वो तुरंत भूल जाएगा इन्होंने मुझे अभी आज तक किसी ने मुझे 5100 नहीं दिया है। अभी तक उसका 101 201 चल रहा था, और आपने 100 जो है 5100 रुपए दीजिए। उसे पता है कि आज तक मुझे जीवन में 5100 रुपए किसी ने नहीं दिया, या खुशी में जो है वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी आप मुझे 501 देंगे, और आपने जो 11,000 रुपए उसके हाथ में रख दिया। और वो तो एकदम देख रहे कि आज तक मुझे पूरे जीवन में 11,000 रुपए किसी ने नहीं दिया है। लेकिन उस नर्स का ट्रांसफर होने के बाद कोई उसको रोक सकता है कि नहीं रुकी रहो, मैं 11,000 और देता हूं, आप रुक जाओ? कोई नहीं रुक सकता, कभी नहीं रुकेगी वो नर्स, क्योंकि उसका ड्यूटी चेंज हो गया। तो वही नर्स जो आपकी संतान को आपसे भी ज्यादा केयर कर रहे थे अभी 4 घंटे 6 घंटे, आज उसका टाइम चेंज हुआ। अब आप 11,000 नहीं 11 लाख रुपए दे दीजिए, और नहीं रुकेगी। 11 लाख देकर आप उसको रोक नहीं सकते, क्यों? जैसे आप 11 लाख लेंगे, दूसरी वाली नर्स हल्ला करेगी, जो उसकी जगह ड्यूटी पे आ गई है, जान जाएगी तो 11 लाख मेरा है, मेरे हिस्से का मार रही है। उनका आपस में, नर्सों का आपस में रहता है भाई, वो सब उनका कहते हैं अरेंजमेंट रहता है, कि भाई कैसे करेंगे। तो मैं कहूँ कि दूसरी नर्स को आप 11 जो उसी नर्स को जो आप 11,000 रुपए दिए थे, जो पूरे लाइफ प्रसन्न थी, वाह, आज तक तो पहली बार किसी ने 11,000 हाथ में रखा। सैलरी तो उसकी 2,000 4,000 10,000 20,000 पाती होगी, 11,000 रखते वो तो प्रसन्न हो गई, और अब आप उसको 11 लाख रुपए देख के भी नहीं रोक सकते। ये सही बात है नहीं? ये ऑब्जर्वेशन सही है मेरा? ये लाइव एग्जाम्पल है, मैं अपना कर रहा हूँ। जब मेरी भतीजी का से बेटा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में ही था जो उस समय, ठीक है। मेरी भतीजी वैसे बहुत ज्यादा छोटी नहीं है मुझसे। अब मुझे नर्स आई, जो है नर्स आकर, आप उसके पापा हो? मैं कहा नहीं, मैं बच्चे का नाना हूँ। ठीक है, मैं नाना। अरे ऊपर नीचे देख, नाना हो आप? वो बेटी है आपकी? मैं कहा हाँ मेरी बेटी है। ठीक है, तो अब जैसे वो कह रही है कि वो जब जाने लगी बोली सर कुछ दीजिए, तो मैंने उसको 500 दी। फिर मैं बोला थोड़ी देर रुक जाइए, अभी कोई था नहीं, मैं ही हॉस्पिटल में अकेले था, भतीजी हॉस्पिटल में अंदर है, मैं बाहर हूँ। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, कोई जरूरत पड़ जाएगी मैं क्या करूंगा, मान लीजिए भतीजी कुछ भी जरूरत पड़ गया तो मैं ही, मेरे साथ कोई फीमेल नहीं था, कोई ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो मैं क्या करूंगा उसका। मैं उसको बोला थोड़ी देर आप रुकी रहिए। अरे नहीं, बिल्कुल वो रुकी नहीं, मैं उसको बोल भी रहा हूँ आप 500 और दे दूंगा, वो बिल्कुल भी रुकी नहीं, बोली सर वो दूसरी वाली आएगी, चलिए वो करेगी। जैसे मैं ये क्लियर कर पाया कि उस नर्स को आप रोक नहीं सकते हैं जब तक वो अपने रोल में है, रोल को ऐसा निभाती कि आप खुद नहीं निभा सकते। आपके बच्चे का वैसा केयर कर रही कि आप पिता हैं, आप माँ हैं, लेकिन आप खुद वैसा केयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे उसका रोल बदला, यानी कि ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट चेंज हुई, उसको आप 1000 गुना पैसा देके भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपने रोका तुरंत उसकी हॉस्पिटल वाली नौकरी चली जाएगी। दूसरी ने शिकायत कर देगी, देखो इसने पैसे के लिए काम किया, रुकी रही, तुरंत शिकायत हो जाएगा। ऐसा ही हमें अपने लाइफ में बनना है। आप देखिए, क्या मैं अपनी लाइफ में नर्स हूं? अब आप लोग देखिए अपनी लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं। हम भी कभी मम्मी बने, कभी पापा बने, कभी भाई बने, कभी मामा बने, कभी चाचा बने, कभी ताऊ बने, कभी दादी बने, कभी दादा बने हैं, पिता बने हैं, पुत्री बने हैं, सब सास बहू मौसा मौसी सब बने हैं। अब आप सभी लोग देखिए उसी नर्स की तरह क्या आप हैं कि अपनी ड्यूटी को निभाना, और ड्यूटी को ऐसे निभाना इस धरती पे माँ भी कहे। यानी मैं कहूँ कि मान लीजिए निशान सर यहाँ से आए, हर्षिता बिटिया को, मान लीजिए कोई एग्जाम है, निशान सर बोले कि सुभाष जी मैं बिटिया को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, और आप जो है प्लीज केयर करिएगा, और मैं अभी 4 घंटे बाद आऊंगा। मैं बोला हाँ ठीक है सर, आप निशान सर जाए। अब मेरी ड्यूटी बन गई कि मैं हर्षिता बिटिया का केयर करूं। मुझे ऐसा केयर करना है कि वो 4 घंटे के लिए निशांत जी को भूल जाए कि मेरे पापा भी हैं। नर्स मतलब कि बनना मतलब ऐसा केयर करे कि वो जो सही में केयर करने वाला व्यक्ति है उसका भी प्रेजेंस फील न हो।
लेकिन जैसे ही मेरा मैं बोलूं 4 घंटे हो गया, बस 10 बजे था, 2 बज गया, मैं जा रहा हूँ। अब निशांत सर बस 5 मिनट रुके रहिए, बस मैं आ रहा हूँ, अरे बस 2 बज गया, मैं जाता हूँ, जाओ आप अपनी बेटी को देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये कहने मतलब जब तक आप उस ड्यूटी में हैं, उस ड्यूटी को ऐसा निभाएं कि इस धरती पर उससे अच्छी ड्यूटी कोई नहीं निभा सकता। लेकिन जैसे उस रोल से हटें, ऐसा हटिए कि आप थे ही नहीं। होता ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी के बेटा है, बेटी है, आप करते रहते हैं, अचानक जो है वो उसने मान लीजिए कि सपोज करिए आप पत्नी है, जो है पत्नी आई, अब आपने जो है माँ के साथ या पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, अचानक पत्नी आ गई, शादी हुई, पत्नी आ गई, पिता पति वही माता पिता उसको लेके आए थे, वही गए बाजे गए के साथ, आप तो मना कर रहे थे शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, जबरदस्ती आपका घोड़ी बैठाए और वही गए नाच गा के लेके आए। अब आप पति वाले धन ड्यूटी निभाना शुरू कर दीजिए, देखिए फिर वही माता पिता आपको जो है वो करना शुरू करते हैं, बीवी का गुलाम बन गया, मेरा काम नहीं करता, पहले ऐसा करता था, पहले वैसा करता था, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो आप जैसे मैं ये कहूं कि जब तक उनके पुत्र थे तब तक आपने सारा काम किया, अब आपका समय पत्नी के लिए भी है। अब पत्नी के लिए समय, तो पत्नी को समय दीजिए, इसमें चाहे जो उनको कहना, यानी अब आप उनके पुत्र नहीं रह जाते, सिर्फ पुत्र नहीं, अब आप किसी के पति भी हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब बस नर्स बन के रहिए। नर्स बन के मतलब कि जब तक आप पुत्र थे तो पुत्र में आपने सारा धर्म निभाया, लेकिन आप पुत्र के साथ साथ आप पति भी हैं। अब आपको जो है पुत्र तो रहना है, पति भी बनना है। तो पति बनना है तो निश्चित रूप से पुत्र का कुछ धर्म कम होगा, तभी तो आप पत्नी का धर्म, पति का धर्म निभाए, ऐसा है कि नहीं? दिन भर तो आप चले पापा मम्मी के पास पहले बैठे रहते थे, अब आपकी शादी हो गई, अब आपको पत्नी के साथ 2 घंटे बैठना है, उसके साथ बैठ के उसका हाल चाल पूछना है, बताओ दिन भर कैसा रहा, क्या किया, खाया पिया, ठीक हो, तबीयत ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऑफिस का कैसा रहा। आप आधे घंटे तो पूछेंगे उससे, बैठेंगे बात करेंगे। अब उस आधे घंटे में अगर आपके मम्मी पापा ये बात कहने लगे, जोरू के गुलाम, मैं तो सोचता था तुम सेवा कर रहे, वो आएगी वो भी सेवा करेगी, तुम लोग आपस में बात नहीं करोगे, मेरे लिए 2 नौकर हो जाएंगे। मान लीजिए पिताजी आपको ये बोल दिए, मैं तो एक की जगह 2 नौकर समझ के लाया था, अब तो मेरे 2 हो जाएंगे केयर करने वाले। आप सीधा बोल सकते हैं, नहीं पापा वो मेरी पत्नी है, मुझे ये भी करना है। अब भले पिता कुछ भी बोले, उस समय आपको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अब आप सिर्फ पति, सिर्फ बेटे की ड्यूटी से आप हट चुके हैं, अब आप बेटे के साथ साथ पति भी हैं। उसमें भी क्या होता है, चले बेटा है, अब मान ले पत्नी चले खुश है कि हाँ अपने पिता से समय निकाल के इधर समय देते हैं। अब अचानक मान लीजिए साल भर आपकी संतान हो जाए, अब आपको बड़ा खुशी लगता है, मेरी पत्नी मेरा बड़ा केयर करती है, बड़ा अच्छा है। और साल भर बाद संतान हो जाए तो पति का क्या हालत होता है आप जानते हैं। अब वो सारा सेंटर हो जाता है संतान, पत्नी भी जो है सारा फोकस संतान पे आ जाता है। अब पति ने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बच्चे भी है, बच्चा ठीक है नहीं, रो रहा है, अरे छोड़ो तुम अपना करो मैं रो रहा। अब पति सोचता है अभी तक तो ये मेरा करती थी, अब ये कहाँ से आ गया, मेरा कंपटीटर आ गया, है कि नहीं? ऐसा होता है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है, होता है नॉर्मल। तमाम पतियों की शिकायत होती है, अब तुम मेरा ध्यान नहीं देती हो, वो कहती है बच्चे का ध्यान देती हूँ, दिन बच्चे में बिजी रहती हूँ, तो क्या करूँ मैं, उसको चुप कराऊंगी, मैं तुम्हें देखूँ। वही पति जिसके आप 1 घंटे बैठ के आराम से बतियाते थे, चाय पीते थे, बिस्किट करते थे, अभी वही पति जो है अलग हो गया। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इस समय आपका रोल बदल गया, अब आप सिर्फ पत्नी नहीं रही, अब आप माँ भी बन गई। तो अब इसमें पति चाहे जो कुछ कहे कहने दीजिए, भाई आप ये नहीं कह रहे उसका इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अब आपका रोल और डिवाइड हो गया। नर्स की तरह बने रहिए, अपनी ड्यूटी निभाइए, कौन क्या कह रहा है उसका टेंशन छोड़ दीजिए। जब तक उस रिश्ते में है ऐसा निभाइए कि इस संसार का बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए सिमिलरली नहीं सर दोनों को खुश रख सकते हैं अगर माँ और पत्नी समझदार हो तो, ये जो कंडीशन लगा रहे ना दीदी, अगर माँ और पत्नी समझदार हो तब तो बात ही खत्म हो गया ना। समझदार होगा तो कहेंगे नहीं, अगर माँ समझदार है जान नहीं उसकी पत्नी है, भाई आधे घंटे बैठता है तो क्या दिक्कत है अपनी पत्नी के साथ। मेरे पति मेरे साथ बैठते तो मुझे बड़ा खुश लगता था, आज ये मेरे अपनी पत्नी के साथ बैठ रहा है तो वो लग रहा है। अगर ये दीदी सास ऐसी समझदार है तब तो अच्छी बात ही है। सास खुद भी चाहती थी मेरे पति मेरे साथ बैठे, लेकिन अब वही बेटा बैठ रहा तो खराब लगता है, होता है दीदी, नेचुरल है ये। अच्छा फिर लेकिन सिर्फ पति बना हो तो दे सकते हैं भी, करती निभाना होना चाहिए। हाँ जो ये मेरा ये एक लाइन में ये समझाने चाह रहा हूं कि जब आप नर्स अपने लाइफ में आप देखिए, क्या मैं नर्स हूं, आप जिस रिश्ते में हैं, जिस समय मैं कहूं कि मैं इस समय आपके सामने योग का प्रशिक्षक बन के बैठा हूं, मान ली मैं आपको पतंजलि योग दर्शन की बातें बता रहा हूं,
इस समय क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ? अगर इस समय मेरे में ऑफिस जाना है, वो वाला काम करना था, ये वाला काम करना था, या बगल कमरे में मेरी अम्मा बैठी हुई है, बगल में ही है, अम्मा चाय बना ली होंगी, ड्राई फ्रूट निकला होगा मेरा रखा होगा, मान लीजिए मैं यही सब सोचने लगूं, तो मैं यहाँ 100% नहीं दे पाऊंगा। नर्स बनना मतलब एकदम फोकस। अब उस बंद कमरे में अम्मा के साथ चाहे जो घटना दुर्घटना घट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ गया तो मैं नर्स नहीं हूँ। जब नर्स वहां आपकी बेबी का केयर कर रही है, तो वो तो उसका फोन बाहर रहता है, उस समय उसका खुद का बेबी हो सकता है एक्सपायर कर जाए, तो क्या करेंगे? वो तो फोन बाहर रख, वहां तो फोन रख के चलती नहीं है। तो देखिए वो अपना सब कुछ हटा के सारा फोकस उसी बच्चे पे रहता है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं भाई फोन लेके मत जाना अंदर, तो वो तो अपना उस दौरान हो सकता है उसका बेबी एक्सपायर कर गया, उसका पति एक्सपायर कर जाए, उसके घर में कोई दुर्घटना घट जाए, लेकिन उसे नहीं पता है। 4 घंटे बाद उसको खबर मिलेगी, तब वो जाएगी। तो मेरा कहना अपना बेस्ट देना। जिस आप रिश्ते में हैं, हर समय आप देखते रहें कि क्या मैं नर्स हूं, अपना बेस्ट दे रही हूं, और जैसे ही वो रोल खत्म हो, ऐसे निकलना कि आप थे ही नहीं। आप जैसे पिता हैं, आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और अचानक जो है बच्चा वो कह दिया कि पापा ठीक है अब नमस्ते, मेरा जॉब लग गया, मैं जा रहा हूँ, मैं बेंगलोर, आप तो है जो है गोरखपुर में, वो सेटल हो गया बेंगलोर में। अब आप बेंगलोर कभी जा ही नहीं सकते मान लीजिए, या यूएस में सेटल हो गया। बस ठीक है, आपका रोल वहां तक था, आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया और फिट किया। अब उसको जाने दीजिए वो जहां जा रहा है। आप उससे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दिक्कत आएगा ही आएगा। तो अब अपनी लाइफ में देखिए, क्या मैं नर्स हूं? अब आप सभी लोग बताएं, क्या आप अपने लाइफ में नर्स हैं? कोई कहता नहीं नहीं मैं नर्स हूं, मैं तो परफेक्ट नर्स हूं, मैं बस। जनरली होता है उससे एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ छुपी हो। वो नर्स जिस बच्चे का ध्यान रख रही है उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा घर में बैठा है, लेकिन वो ऐसा ध्यान रखती है कि माँ भी, जो बच्चे की माँ है वो भी कह रही है कि नहीं मैं ऐसा केयर। देखिए इसी ग्रुप में कितनी माँ है जो बोल रही कि हाँ उस नर्स ने जो केयर किया मैं तो नहीं कर सकती थी। तो आपको अपने सभी रिश्तों में, जो भी रिश्ते नाते जिम्मेदारियां हैं, उसमें ऐसा रहना है कि जैसे नर्स बन जाना है। और जैसे ही वो रिश्ता छूटे, छूटे तो ऐसे छोड़ना जैसे आप बस खत्म, उस नर्स को आप बोलते रहिए रुकिए रहो। जैसे किसी एग्जाम्पल, आकांक्षा दीदी है, ये मतलब रेणु दीदी है। अब दीदी आकांक्षा आपकी बिटिया, जब तक बिटिया है तो ठीक है, आप अच्छा सा केयर करिए, सब कुछ करिए। कल को आकांक्षा बोलते थे ओके मम्मी नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले जन्म में, तुम मेरी बेटी बन जाना, हो गया इसी बात में उसने नमस्ते कर लिया, बस खत्म दीदी जो है। जैसे अगर उसने कही मम्मी ठीक है मैं जा रही, अगर रिश्ता खत्म, तो जस्ट आप ऐसे जैसे वो आकांक्षा कभी थी ही नहीं। लेकिन होता नहीं है। देखिए ना घटनाएं, एक घटना पता नहीं कितनी घटनाएं याद रहती हैं। उसने मुझे ये बोला था, उसने वो बोला था, ऐसा कर दिया था, ये देख लूंगा वो देख लूंगा, अभी मिल जाए तो ये कर दिया। दिन भर दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता है। 5 साल पुरानी घटना भी अभी मिल जाए तो मैं ये करूंगा, उसने ये बोला था मैं ये करूंगा। देखिए हम कितना होस्टेज, इसको एक इंग्लिश में वर्ड है, हॉस्टेज बन के घूमते रहते हैं पुरानी घटनाओं को। हम नर्स बन जाना, जो घटना घटित हो गई बस जाने देना, खत्म, छोड़िए उसको। क्या अपनी लाइफ में हम नर्स हैं? यही आज का आपका अभ्यास का है। आज आप दिन भर अपनी एक्टिविटी देखिए, क्या मैं नर्स हूं? हर अपनी एक्टिविटी, जैसे मैं उस दिन बोला था, क्या मैं सूरज हूं? क्या मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं देख रहा हूं, चाहे जो हो जाए? मेरे ही अपने लोग मरेंगे जिएंगे, मेरे इस कर्म से जाने देना है। अपनी लाइफ में आप देखिए, क्या मैं नर्स हूं? क्या मैं बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के वो जिम्मेदारी को ऐसा निभा रही हूं क्या कि इस पूरी धरती पे मुझसे अच्छा कोई निभा ना पाए? यह चीज करना है। यही हमें अगर अपने जीवन में अभ्यास आप कर पाए, नर्स बन पाए, हर समय अपनी एक एक एक्टिविटी को देखिए। मान लीजिए आप बच्चे के लिए चाय बना रही हैं, आप ईमानदारी बताइए, बच्चे के लिए चाय बनाती हैं तो क्या कहीं ना कहीं ये अरे बच्चा बड़ा होगा, ये होगा, फिर ये ध्यान देगी, जाएगी, ये करेगी। तमाम बच्चे छोटे बच्चा छोटा ही होता है। मैं अभी किसी ग्रुप में 2-4 लोगों का म्यूट करूं तो यही होगा, बच्चा तो है 8 साल का। अब देखिए ये पीयू है, आकांक्षा दीदी पीयू है ना? अच्छा आकांक्षा है। अब दीदी आप बताएं, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। देखिए अब माँ बेटी दोनों ही सामने हैं। हाँ बेटा बैठो। आकांक्षा देखिए, अब रेणु दीदी की बिटिया है आकांक्षा, ये गुरुकुल में है। अब दीदी बताया, जब आकांक्षा का आप जो है क्या कहते हैं खाना टिफिन पैक करते हैं तो मन में क्या फीलिंग रहती है? जो सर फीलिंग। कि अच्छे से खा लें, हाँ अच्छे से रहें, यही सर। हाँ, अच्छा हेल्दी खाना दे सके ताकि ये स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ दीदी, आपने हेल्दी खाना दिया, आपने अपने से बड़ा हेल्दी खाना दिया, सब कुछ अच्छा बना के दिया, और जी ये खाई और खा के बीमार हुए, डॉक्टर ने बोला आपने इसको पॉइजन खिला दिया था।
आप बताइए आप क्या करेंगी? आप जो खाना दे रहे, गारंटी है कि आप उसमें टेस्ट करके देती है उसमें पॉइजन नहीं है? यार सर अब इसकी तो गारंटी नहीं है सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। आप अपनी फीलिंग्स दीजिए। बाद में अगर मान लीजिए कि डॉक्टर आए बता दे जो है कि इसमें तो पॉइजन था, आपने क्यों नहीं देखा, अब आपको देखिए क्या नाम है हस्बैंड का, मैं भूल गया, वीरेंद्र। वीरेंद्र। वीरेंद्र जी आए जो है बोलने लगे कि देखती नहीं, इतना पढ़ी लिखी हो जो है, इतना भी नहीं समझ में आता है, खाना सड़ गया है, इसमें ये है वो है, खिला दिया बच्चे को। अब मैं 4 दिन में ऑफिस जाऊं जो है कि ये काम देखूं, तुम्हारी वजह से मेरा काम बढ़ गया, ऑलरेडी बॉस ने इतना डांट रखा है, तुमने इतना काम बढ़ा दिया, ध्यान दिया करो, है कि नहीं? आप यस सर। बताइए, ये आपने तो बच्चे का बड़े अच्छे से, बहुत प्रेम से सब कुछ खाना बनाया और अच्छे से दिया कि हाँ बिटिया खाएगी। अब आप बोलती रहिए आपने भी तो खाना खाया, आपको तो कुछ नहीं हुआ, उसको तो हो गया, कहाँ मैं देखिए आप तो नहीं बीमार पड़ गए। अब आप कहती रहिए, वीरेंद्र को नहीं समझना वो बात, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटी सी घटना में आपने बड़े अच्छे से केयर किया और रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको? डॉक्टर भी आके आपको डांट के चला जाएगा, वीरेंद्र भी डांटेंगे, सासू माँ जहाँ होंगी हो, तभी मैं बोलता था ये सही नहीं है मैच है। आपने मान लीजिए ससुर ने देख के शादी किया जो है आपके, मान लीजिए, और सास बोले नहीं नहीं ये लड़की तो मुझे पसंद नहीं थी, आप ही ने कराया था, मैं इसीलिए बोलती थी कि, अब वो तो कुछ भी नहीं जाने, वो खुद भी ऐसी हो, लेकिन तमाम कमी आपके अंदर निकाल देंगी, है कि नहीं? यस सर। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। तो यानी मैं कहूँ कि आप एक नर्स बन के आकांक्षा को अच्छा खाना दीजिए, बस रिटर्न में जो है आने दीजिए, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। नर्स बनना आपकी ड्यूटी, खत्म तो खत्म। अब वो दे रहे भाई आपके, तो भाई सास को कुछ भी कहा, या सास ने कहा, वीरेंद्र ने कहा, डॉक्टर ने कहा, कोई और सहेली आ गई, तुम इतना पढ़ी लिखी, ये भी तुम्हें ध्यान नहीं है कैसे बेटी को देना चाहिए। भाई आपने तो अपनी पूरी भावना से अच्छे से दिया आकांक्षा को खाना, यस उसमें अब चाहे आकांक्षा को जो हो जाए, अगर आप उससे प्रभावित हो गई तब आप नर्स नहीं। नर्स एक अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना, चाहे जो हो जाए उस दौरान। भाई उसका फोन तो बाहर रखा है, उसके हो सकता है उसका खुद का बेटा चला गया हो, जो यहाँ जिस बच्चे केयर कर रही है उस दौरान उसका खुद का बेटा चला गया हो, पति की कुछ हो गया हो, कुछ भी घर में घटना दुर्घटना हो गई, लेकिन नहीं, अपने मस्त तरीके से अपना काम करती रहती है, फिर बाहर जाती है। फिर अब जैसे ड्यूटी खत्म हो, और ड्यूटी मान लिया आकांक्षा की तबीयत खराब है, आकांक्षा ने बोला मम्मी आपने मुझे जहर दिया, आज से मैं, आप मेरी मम्मी नहीं है, मैं जा रही हूँ दादी के पास रहूंगी, मान लीजिए आकांक्षा ने ये बात आपको बोल दी, और सही में ऐसा हो जाए, बीरन कर नहीं अब आज से यहाँ इसको नहीं रखना है, तुम्हारी वजह से इसका केयर सही नहीं होता है, अब मैं ले जाता हूँ इसको कहीं और रखूंगा, या मैं इसको पापा के पास भेज देता हूँ, मान लीजिए गाँव में भेज दिया, तो दीदी गाँव में भेज दिया। भाई जब तक आप इसकी मम्मी के रोल में आप बेस्ट दीजिए बस। अब एक दिन आकांक्षा ने आपसे नमस्ते कर लिया, वीरेंद्र जी ने बोला कि ठीक है मैं जा रही बेटी, आप देख लो, बस खत्म दीदी, बस हाँ, बस रोल खत्म तो खत्म। तब वैसे नर्स को जैसे, तब आप चाहे लाख रुपए कोई दे, आपको जो है टेंशन नहीं लेना चाहिए, जब तक आप माँ थी आकांक्षा की तब तक आप रोल को निभाइए बस, बाकी जो होगा होगा उसने, लेकिन होता नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ आसान है क्या करना सर बहुत मैं तो कठिन ऐसे, है, बहुत हाँ, कठिन है सर। बहुत सर कठिन, बहुत कठिन है। बट उस परिस्थिति को झेलना बहुत टफ, जब सही में आता है कोई आके बोलने लगे कैसी माँ हो, ध्यान नहीं दिया था बच्चे का, अब आपने तो पूरा जीवन भर निकाला, दिन रात उसी आकांक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पीहू के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब कोई आगे एक लाइन बोले कैसी माँ हो, देखिए पूरा जीवन लगता है बेकार हो गया, है कि नहीं? जी एक जी। लाइन अगर आप बोल दे कि मैं तो इतना पढ़ी लिखी थी, जॉब भी नहीं किया, ये नहीं किया, मैं भी सर्विस कर सकती थी, पढ़ लिख के देखे पति की सेवा में आ गई, यहाँ किया, बच्चे की, सारे बच्चे का केयर कर रही हूँ, आज 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 आकांक्षा बोल दे मम्मी तुम्हें ये भी नहीं आता, देखिए उसमें लगता है पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, है कि नहीं? जी अगर जी सही कह रहे हैं। आकांक्षा ये बोल दे या पीहू बोल दे मम्मी ये भी नहीं आता आपको, अब आप देखिए पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, एक समय एक सेकंड में पूरा जीवन व्यर्थ लगने लगता है, जी जी। किसी काम का ही नहीं जीवन है, क्या किया जाए, इसी के लिए पूरा जीवन किया, इसने एक शब्द में सारा तहस नहस कर दिया। तो यस दीदी रिटर्न में चाहे जो कुछ आ जाए अपनी ड्यूटी निभाए, जैसे मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति मुझे खूब गाली दिया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारे जैसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा, ये किया वो किया, अब मैं उसको कह रहा हूँ भाई जो मैंने काम दिया था वो भी तो दिखाओ, आप सैलरी दिखा रहे हो कि मुझे इतना था, आप ये भी दिखाओ मैंने काम, मेरा आप नहीं बोल रहे, अपना आप बोले जा रहे हो, तो भाई जब काम नहीं किया तो अब उसने दीदी मुझे कुछ भी बोल दिया, जो भी मान लीजिए ग्रुप में आके बदमाशी कर दी उसने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई मैं यहाँ पे आप लोगों का ट्रस्ट है, आप लोगों का एक विश्वास है, मुझे उसको कायम करना है, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको दे दूँ, क्या फर्क पड़ता है, ना मेरा पैसा ना मेरी जेब से जा रहा है, मुझे देख लाइन मैं क्यों उसका इतना सुनूं, मैं भी क्यों मैं इतना सुनूं, जाओ जो जो करना करो, मैं उसका नहीं सुनूंगा उतना, ये भी तो मैं कर सकता था, बताइए मैं करता, कि आप मुझसे पूछने आती कि बताइए आकांक्षा का 500 रुपया मैंने गुरुकुल दिया कहाँ गया, बताइए हिसाब पूछने आती है, नहीं पूछते,
नहीं पूछा। लेकिन वो ट्रस्ट की बात थी। मेरा चूंकि अब मैं यहाँ पे नर्स हूँ कि अगर आप इतना पैसा तो मैं नर्स हूँ, मुझे एकदम बेस्ट देना है अपना, बिना कहे मुझसे कोई नहीं पूछने आता है कि हाँ आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन नहीं, अगर मैं नर्स नहीं रहूंगा तो एक दिन में मुझे कोई निकाल के बाहर कर देगा। तो अब ये दीदी आपका नर्स मतलब आकांक्षा का ऐसा केयर करना है कि मतलब जो साक्षात भगवान भी उतर के आ जाए, आकांक्षा का वो केयर नहीं कर सकते। जब अगर ऐसा केयर कर रही हैं, लेकिन जैसे आकांक्षा बोले मम्मी नमस्ते तो आप खत्म, आप तुरंत भूल जाए आकांक्षा को, आकांक्षा थी ही नहीं जीवन में। ऐसा अगर हो जाए तब आप नर्स हैं, लेकिन होता नहीं। यहाँ तो आकांक्षा स्कूल चली जाती है तो दिन भर लगा रहता कब आएगी कब आएगी, है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा सा बस लेट हो जाता है तो फिर बार बार हाँ, देखो क्यों लेट हो गया। सबका दीदी सबका। मैं कल कह रहा हूँ, कल शाम को मेरा ऑफिस से मैं निकला हूँ और थोड़ा सा मैं अपना कुछ एक किताब पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा देर लग गया, मुझे लगा चलो थोड़ा, कल गुरुकुल क्लास में नहीं थी, मैं गुरुकुल क्लास में ऐसे भागता हूँ। कल क्या हुआ, मैं थोड़ा देर में, कल ऑफिस में ही 6:30 बजे तक निकला, मैं पुस्तक पढ़ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा, मैं पढ़ता था। अब मेरी अम्मा ही देखा परेशान हो गई, 2 बार फोन की अभी तक आए नहीं, आया आते ही पूछ नहीं क्या हुआ, मैं तब देखे दूसरे दिन पहुंच चुका। अब वो छोटी सी बच्ची, जब मेरी अम्मा परेशान हो रही तो आप क्यों नहीं परेशान होंगे उसके लिए? यस सर। तो मैं जैसे कहा दीदी ये नर्स वाला है, अब स्कूल गई है तो गई है, अब स्कूल में चाहे जो हो जाए, अब अपने अब स्कूल गई तो आपका जिम्मेदारी होगा मुझे घर संभालना है। अब उस समय सारा फोकस घर पे आ जाना चाहिए। अब आकांक्षा चाहे वहां जो हो जाए स्कूल में जाए चिंता नहीं करना। अगर आपका ये बात है तो आप नर्स हैं। और अगर ये चिंता लग रही है पता नहीं खाई होगी नहीं, लंच हो गया, एक बार फोन करके देख लेते हैं, ऐसा होता है मन करता है कि एक बार फोन कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं क्या है कि नहीं? हाँ सर, कभी कभी रहता है जब जिस दिन जैसे हुआ तबीयत दीदी भाग तो वो नहीं नर्स, जाती थी। ऐसे दीदी जैसे हुआ ये नर्स से हट जाते हैं। जी। अगर जीवन में इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहिए तो नर्स बनना। आज से अपना दिन भर का एक्टिविटी देखिए, क्या मैं नर्स हूँ? यही आज का टारगेट है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे। यहाँ से मैं क्लास को एंड करूंगा। मैं समझा पाया नर्स की बात यस सर। कि नर्स से हमें, ये मेरा अपना एग्जाम्पल नहीं है, पहला वाला एग्जाम्पल सूरज वाला मेरा अपना, ये वाला एग्जाम्पल भगवान रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्रवचनों में दिया, ये उनका है। कथामृत अगर जो लोग जानते हैं, कथामृत में उन्होंने डिस्कस किया इस एग्जाम्पल। मैं प्रेयर कर लेता हूँ, जिसका क्वेश्चन हो रुके रहे, बाकी लोग जा सकते। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। अच्छा, जो नए लोग हैं उनको पूरा समझ में आ गया? कि नए लोग कोई डाउट रहा, जो नए लोग हैं प्लीज वो बता दें, क्योंकि आपका 2-3 क्लास मैं उसको समराइज करके आपको एकदम लेवल पे ला दिया अपने हिसाब से, एकदम आप परफेक्ट लेवल पे अब यहाँ से क्लास कंटिन्यू कर पाए, तो आपका ये नुकसान नहीं होगा कि डिस्कशन वाली क्लास में जो एक्सरसाइज के तो मैं अलग से क्लास चला दूंगा, तो उसमें आपको एक्सरसाइज सीख लें। नए लोग बताएं, किसी को कोई रहा, कोई दिक्कत रहा, कुछ डाउट? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? जो नए लोग जिनका आज पहला क्लास है मैं उनसे जानना चाहता हूँ। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते, मेरी तरफ से क्लास एंड है। ठीक। अब अच्छा, अगली क्लास में मैं बताऊंगा, अगली क्लास में रोग डिजीज, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में आप देखेंगे आप अपने शरीर में रोग को पहचान पाएंगे। जैसे मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा, वो आप देख कर आप बता सकते हैं आपके शरीर में कौन सा रोग आने वाला है, और आपका शरीर में जो रोग इस समय है, अब मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ ये तो ऐसे हुआ था 5 साल पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये चीज पता नहीं था। अगर वो चीज पता होता तो आप रोग को, जो आज की डेट में रोग आया आज नहीं आया, ये 5 साल पहले 10 साल पहले शुरू हुआ था। जिसको आज शुगर बीपी मोटापा आप कह रहे हैं, ये 5 साल पहले शुरू हो गया था, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया। अगली क्लास में वो फार्मूले बताऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई डिजीजेस, हाउ डिजीज इंटर्स इनटू योर बॉडी, डिजीज कहाँ से आते हैं। अगली क्लास में आप अपने शरीर में आने वाले रोगों को, जैसे मैं भी अपना कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस में जानता हूँ, कुछ भी होता है मुझे समझ आता है, देखो इस समय करेक्टिव मेजर लेना, नहीं तो रोग बनेगा, करेक्टिव मेजर तुरंत ले लेना, भाई ये हो रहा है तुरंत मेजर लिया।
नॉर्मल हो जाएगा दीदी, नॉर्मल हो जाएगा। ट्यूमर है तो ये नॉर्मल हो जाएगा बहुत। कहाँ दीदी दिमाग वगैरह में कहाँ पर है? अच्छा नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। मुझे पर्सनल क्वेश्चन डाला है। टाइम दीदी आप 4 बजे कर लीजिएगा, आज 4 बजे, ठीक है। एक दीदी लिख रहे हैं मुझे बात करना है पर्सनली, 4 बजे करिएगा दीदी फोन, ठीक है। और किसी का मैं एक बार आता हूँ लास्ट स्क्रीन से, बस देख लेता हूँ, फिर जिसका क्वेश्चन है प्लीज फिंगर रेज करिएगा, मैं लास्ट स्क्रीन देखता हूँ। चौथे पे कोई नहीं है, थर्ड पे भी कोई नहीं है, सेकंड पे कोई नहीं, और पंजवानी सर, फर्स्ट पे पंजवानी सर। हाँ बताएं सर। सर ये जो हम सपोज अपना नर्स जैसा काम करते हैं, मीन्स एज ए जो हमें करना चाहिए ड्यूटी, वो बिल्कुल बहुत सही है। कई बार सर हमें फीडबैक थोड़ा वो तकलीफ वाला मिलता है कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। हाँ उसको ठीक है। उसको उसको हम नॉट गेट में, नॉट गेट मीन्स सर 1 होता है तो 0, तो उसको कैसे हम नॉट कन्वर्ट करें, जो मीन्स हमारा ऐसा सिस्टम कैसे हम उसको करें कि उसको अभी आएगा सर। अभी मैं ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अभी जो है 24 डिब्बों की जब बताया, जब अहिंसा क्लास शुरू होगी वहां से जब मैं 24 डिब्बे बताना शुरू करूंगा तब शुरू होगा। अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे लोग, आप तो सर साइंटिस्ट आदमी हैं, जब पीएचडी करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले सिनॉप्सिस लिखते हैं, पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, सोल्यूशन तो बात की बात। अभी तो मैं सिनॉप्सिस लिख रहा हूँ सर, इस क्लास की सिनॉप्सिस अभी चलेगी, मतलब अभी कम से कम आगे की 6 7 8 क्लास सिर्फ सिनॉप्सिस चल रहा है। अभी मैं ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूँ सर, सोल्यूशन बाद में आएगा। तो अभी डिफाइन कर दो। अभी मैंने बता दिया कि भाई आप लेयर सिंक्रोनाइज नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, आज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस बता दिया। इसी के बाद आगे आएगा सर, आगे देखिए क्या है, मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं। अगले मतलब 5 6 कारण मैंने, ये मेरे कहीं आपको बुक में नहीं मिलेंगे कि हाँ ऐसा वहां लिखा था, ऐसा वहां लिखा था, ये नहीं। ये मैंने भी ऐसे कहीं सीखा, देखिए लेवल 3 मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया, ये कल डिजीज वाला हो जाएगा, फिर इसके बाद हाँ ये फिर ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। वही 24 डिब्बों की ट्रेन बस आने वाली है सर, 24 डिब्बों की ट्रेन आ जाएगी हम। और फिर इसके बाद एक धर्म का, हम धर्म में भी बहुत यही जो है 5 प्रॉब्लम है सर ह्यूमन लाइफ का। ये 5 देखिए, यही मैंने 5 प्रॉब्लम देखिए मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है गलत हो, कल को कोई मुझे और समझा देगा, मैं 6वां भी लिख लूंगा। नॉन हार्मोनी अमंग लेयर्स, डिपेंडेंट हैप्पीनेस 2 हो गया। अब 24 डिब्बों की ट्रेन शुरू हो रही है, तो आपकी जो समस्या इसमें आ जाएगा सर, 24 डिब्बों की ट्रेन क्या है, इससे कैसे उतरे। अच्छा अनहेल्दी ये भी बता दिया, 3 हो गए हैं। और अनरियलाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर, फिर मैं धर्म पे आ जाऊंगा। अभी सर आ जाएगा, बहुत जल्दी चीजें आ सर जाएंगी। ये एक फायदा ये हुआ है कि हम लोग ये सात्विक लिया है ना, तो उसके बाद इतना गुस्सा नहीं आता किसी के ऊपर। सपोज हमें कोई बिल्कुल भी सर, ऐसा अभी वही करा। अभी तो आप एक बार लेवल 3 होने दीजिए, अभी जो क्लासेस हो रहे एक बार होने दीजिए सर, ये 24 डिब्बों की ट्रेन ये सब होने दीजिए। अभी 100 गुना शांत अभी आप हो जाएंगे। लोगों को लगता है ये बोलने से क्या होता है, बोलते रहते 1 घंटे, इससे क्या होता है। आप एक बार पूरा अटेंड तो करिए सर, अभी स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिए। बहुत चीजें मैंने आज नहीं, ये 3 साल का अनुभव धीरे ऑर्गेनाइज हुई है चीजें, तो बहुत ही आप देखेंगे एकदम प्रॉपर रीजनिंग। हम लोग तो रीजनिंग वाले वर्ड के हैं ना सर, तो मैं यहाँ रीजनिंग स्तर बोलता हूँ। जब आप लेवल 5 हो जाए तो फिर मैं रीजनिंग नहीं, मैं फिर इंट्यूशन वाला चीज बोलता हूँ। वहाँ मैं फिर स्पिरिचुअल चीजें बोलता हूँ, वहाँ जब मुझे रियलाइज होता है, मैं क्या मेडिटेशन देखता हूँ, क्यों ऐसा होता है, वो होता है, वो लेवल 5 होता है। यहाँ तो मैं जान होगा आप लोग रीजनिंग वाले स्तर, तो मैं रीजन से सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वहाँ तो मैं आपको बोलूंगा कि आप भी अनुभव करिए, मैं ही अनुभव क्यों करूँ, आप भी करिए। ठीक है सर, ठीक है, तो सर आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है। इच्छा होती है सारे दिन आपको सुनते रहें। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। आप बात करने के लिए क्या क्या करें, आपसे बात करने के लिए क्या करना होगा। वो नंबर तक मैंने ऊपर दिया, देखिए लेवल 3 में आ जाने के बाद सब, मैं ये सब परिवार के सदस्य हैं। लेवल 3 4 5 वाले कभी भी बात कर सकते हैं। बस यही, कभी ऑफिस में रहा, मीटिंग में रहा, कभी कुछ काम कर रहा, तो मैं उस समय काट देता हूँ, मैं बाद में कर लेता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से बात कर लिया करिए, मैं आपको बता दूंगा। 3 4 5 वाले चाहे जब बात, 2 वाले में थोड़ा गैप बनाता हूँ। आप 3000 4000 लोग रहते हैं, मैं कितने लोगों से बात करूंगा। यहाँ तो 100 200 लोग, उसमें 2 4 लोग कॉल करेंगे, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ दीदी खत्म हो जाएगा। मैं गिरिजा जी, मैं एक आपको वो बता दूंगा, क्या कहते हैं, ये जो हनी वाले प्रोडक्ट में ना एक चीज है, मैं याद नहीं मुझे, मैं बता दूंगा। अब बाकी आपका ट्यूमर के लिए जो हनी वाले में शायद ये नीम हनी है,
नीम हनी, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। बाकी सात्विक आहार से ठीक होगा दीदी। मैं कहीं 2-4 लोगों का भी बता सकता हूँ, इसी ग्रुप में 2-4 लोग मिलेंगे जिनका ठीक होगा। बीच में एक अंकिता दी, अभी जैसे आप फास्ट वाला, अभी एक क्लास होगी, अभी आप लोगों को चूंकि 1-8 महीने बाद 8 दिन का एक व्रत रखा जाता है, वो मैं डिटॉक्सिफिकेशन फेज बोलता हूँ, उसी में ठीक हो जाएगी। उसमें क्या होता है, जो चीजें यहाँ से नहीं ठीक हो रही, मैं 8 दिन का व्रत कराऊंगा, आपको 8 दिन कुछ खाना पीना नहीं है। मैं बताऊंगा क्या खाना पीना, उसकी पूरी क्लास लूंगा 8 दिन के लिए, बिल्कुल एकदम एक लिक्विड डाइट पे रहना है। 8 दिन लगातार लिक्विड डाइट पे रहेंगे और सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी में आएगा। अभी आपको लग रहा है कि अरे कैसे रहेंगे 8 दिन बिना खाए पिए, और आप देखेंगे 8 दिन बाद लगेगा सर 80 दिन नहीं रह सकते हैं, आप ही अपने आप कहेंगे तो ये तो मैं 80 दिन रह जाऊंगी, क्योंकि उसके बेनिफिट कितना कम में, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वो सब चीजें। हाउ मिनिमम वाला जब आएगा, इंडियन सोसाइटी में सब लोग ज्यादा खा के जीते, इंडियन सोसाइटी कम खा के जीती है। हमारा ट्रेनिंग ऐसा हुआ है, मैं आगे बताऊंगा अभी कि हम हाउ मिनिमम वाले लोग हैं। अभी हमें लगता है, पहले देखिए रोटी खाते थे, फल पे आ गया, अभी फल अच्छा लग रहा है, कैसे सीमा दीदी लिख रहे हैं कि एकदम डिवाइन डाइट है। अभी दीदी डिवाइन इसका, और जब मैं व्रत कराऊंगा तब लगेगा अरे तो ये भी खाना छोड़ दे रहा, तो मुझे पानी पर आना चाहिए। ऐसा ही होगा दीदी, वो सारी फीलिंग आएगी। मेरा खुद का है, मैं बिल्कुल मन है, मैं जबरदस्ती मतलब डांट की वजह से खाता हूँ, मैं डांटती नहीं तो मेरा मन करता है दिन भर ना खाओ। एक अवस्था आती है बिना खाए पिए आराम से आप रह सकते हैं, ऐसे चलते फिरते रहेंगे पता ही नहीं चलेगा। यही रहता है, मुझे शाम को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, मैं जबरदस्ती सिर्फ डांट की वजह से खाता हूँ। नहीं, मैं अम्मा रोज बोलता मुझे बस 1 गिलास आप जूस दे दिया करिए, बहुत ज्यादा पानी पी लूंगा, बस मन ही नहीं करता खाने, जरूरत भी नहीं लगती वो। हाँ, अब धीरे धीरे बताऊंगा उस चीज को, आप लोगों का भी वो अवस्था आएगा, लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद आपको सर कुछ खाने को नहीं, दिन भर में 1 सेब खा लेंगे, ऐसे लगेगा बस सब कुछ ठीक चल रहा है। 1-2 सेब में ही सब कुछ ठीक चलेगा। एक आप ऐसे जो सुबह ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, इसी में लगेगा कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ट्रेनिंग करते करते उस अवस्था तक ले चलेंगे तब। तो ये जो आपका बता रही दीदी, ये प्राणायाम वाली क्लास में, और प्लस ये जो मैं शहद वाला बता दूं हो जाए। ये व्रत वाली क्लास आने वाली, नवरात्रि कब है वो देख लीजिए, नवरात्रि में करना है, 9 दिन का व्रत नवरात्रि में करेंगे। अब ये तीसरा होगा, 2 बार अभी व्रत हो चुका है, अभी एक जून में था, एक मार्च में हुआ था, तो अभी नवरात्रि में फिर आएगा। ठीक है, फिर माइंड करूँ यहाँ से, किसी क्वेश्चन नहीं, फिर हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, सभी को नमस्ते, आप सभी का दिन शुभ। कल हम लोग फिर एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे। जो नए बैच के लोग हैं उनको या तो फूल दीदी या साधना दीदी या कोई भी, वो आपको सिखाएंगे, अलग से आके सिखाएंगे। ठीक है, तो अक्टूबर में, हाँ दीदी अक्टूबर में रहेंगे, अक्टूबर में हम 8-9 दिन का व्रत रखेंगे। तो आप सभी तब तक आप तक बहुत मेच्योर हो जाएंगे, अक्टूबर तक तो बहुत टाइम है अभी, 1 घंटे में इतना मेच्योर हो जाएंगे कि 8 दिन नहीं, अब 18 दिन कहूंगा तो रखा जाएगा। अभी तो बोलो लग रहा है बाप रे कुछ खाना पीना नहीं, ये तो फंस गया मैं आके, किसी को लग रहा है ये तो फंस गए, जो है यहाँ जा भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, और आगे जा भी नहीं सकते। लेकिन वो आगे जब वो देख लेंगे 8 दिन वाला व्रत, तो आपको लगेगा सर दोबारा कब होगा, सब यही पूछे सर दोबारा कब होगा 8 दिन वाला, 1 बार हो गया, 2 बार, जो लोग कर चुके बोलते सर अगली बार कब होगा, अगला नवरात्रि में होगा। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी का सूर्य नमस्कार की क्लास इसी में आएगी दीदी, इसी में स्टेप बाय स्टेप आएगी। पहले विवेक क्रिया पूरा सीख लीजिए, फिर उसमें सूर्य नमस्कार आएगा। सूर्य नमस्कार जब 2-3 बजे इकट्ठा जाएगा, इसीलिए मैं सूर्य नमस्कार फिर इकट्ठे में 100-200 लोग कराऊंगा। अभी सब मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ, सबको देखा तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर मैं सूर्य नमस्कार प्राणायाम सभी एक साथ ही सिखाऊंगा। ठीक है, माइंड कर रहा हूँ मीटिंग को।